नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 11 सितंबर 2023 और आज जो है आपका MTS का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में GK GS, करंट अफेयर तथा इंग्लिश के जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूं। दोस्तों इंग्लिश के यहाँ पे 11 वर्ड प्राप्त हो गए हैं, 25 में से 11, और GK GS के 24 प्रश्न ओरिजिनल प्राप्त हो गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको सभी 100% ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आने वाले शिफ्ट में कंप्यूटर के मॉनिटर पे चमकेंगे जी। और न सिर्फ इसी एग्जाम में, आप जो भी एग्जाम आने वाले समय में कंडक्ट करेंगे हर जगह ये क्वेश्चन मेरे फैक्ट से आपको देखने को मिल रही है और मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले ये प्रश्न जिन्होंने दिया उनका थोड़ा सा नाम लें। शालिनी इन बच्चे का नाम है, सृष्टि इन्होंने दिल्ली से क्वेश्चन पोस्ट करी, रोहित जो आपने टेलीग्राम पे इन्होंने ही क्वेश्चन देना इनिशिएटेड किया था। इसके अलावा अनुराग यादव नागपुर से, प्रतिमा और आपका जो है इनका नाम है मंटू। ये 7-8 लड़के जो है इन्होंने क्वेश्चन पोस्ट किए हैं और कुछ बच्चियों ने। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए अनुराग, जो मैंने भी बताया अनुराग यादव, इनका क्या कहना है ना। इनका जो है ये तो क्वेश्चन जो दिए ये जो नीचे एक लाइन लिखा है ये देख लीजिए थोड़ा सा, है ना। इन्होंने बताया है कि थैंक, है ना, लास्ट टाइम मैंने MTS के 6 सही करके आया था, इस बार लग रहा है 14-15 सही हो जाएगा सिर्फ आपके कारण। 15 दिन की वो PDF पढ़ना था, उसमें उतना बेनिफिट हुआ जिसका कहते हैं वैसे सीधा मॉनिटर पर दिखता है ये क्वेश्चन। तो मैं ये मॉनिटर वाली बात जो है ना ये हवा में नहीं होती है, ये बच्चों ने कहा इसलिए आपको याद दिलाया है ना। और नीचे लिखा है आपकी काली जुबान की तरह। सर जुबान काली नहीं है, जुबान तो ऐसे ही है, पीले मतलब हल्का लाल कलर का, है ना भाई। इसके अलावा पहला जो प्रश्न पूछा गया है, जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन जो है ये आपका उड़ीसा में हुआ है ना, उड़ीसा में हुआ है। यह उड़ीसा सरकार तथा जो सेंट्रल केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय है उनके संयुक्त प्रयास की ये पहल है, ठीक है। इनके अलावा इस खेल में 26 राज्यों के खिलाड़ी ने भाग लिया था और लगभग 5000 एथलीट जो है 26 राज्यों मिलाकर भाग लिए थे। और इस खेल में टॉप स्थान पे कौन सा स्टेट रहा आने वाले समय के लिए, तो आप बताओगे जी उड़ीसा ही रहा था। या फिर मेल कैडर में बात कर लें या फिर फीमेल कैडर में बात कर लें, ये दोनों ही कैडर में टॉप स्थान जो मिला इस जनजातीय खेल में ये उड़ीसा को ही मिला है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला जो है उड़ीसा का एक योजना एग्जाम में 3-4 बार रिपीट हुआ, आगे भी हो सकता है, तो याद रखिएगा एक उड़ीसा का योजना है पहल योजना। ये पहल योजना उड़ीसा का जो है योजना है, ये काफी बार एग्जाम में रिपीट हुए। वैसे एक पहल योजना केंद्र सरकार की भी है जो आपको LPG पे सब्सिडी मुहैया कराता है ना। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम, अगर ये पहला संस्करण तो ये सब भी पहला संस्करण पूछा जा सकता है। तो खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत जो गेम कराए जाते हैं उनका पहला और लेटेस्ट जरूर याद रखें, तब एग्जाम हॉल में कदम रखें। खेलो इंडिया यूथ गेम का प्रथम संस्करण दिल्ली में हुआ था 2018 में। खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से हुआ था, बाद में इस स्कूल शब्द को 2019 में यूनिवर्सिटी मतलब जो आपका यूथ शब्द से जो है चेंज कर दिया गया था, ठीक है। तब से लेकर अब हम इसे खेलो इंडिया यूथ गेम जानते हैं, स्कूल गेम नहीं जानते हैं। तो ये 2018 में दिल्ली में हुआ था पहले बार। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का प्रथम संस्करण उड़ीसा में 2020 में हुआ था। खेलो इंडिया विंटर गेम का प्रथम संस्करण 2020 गुलमर्गा में हुआ था। इसके अलावा लेटेस्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम यानी 2023 में हुआ है, ये 3rd संस्करण है। उत्तर प्रदेश में हुआ है, 21 गो खेल शामिल था, उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में कराए गए थे, पंजाब यूनिवर्सिटी विजेता रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 ये फरवरी में हुआ था, 5वां संस्करण था। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में हुआ था, विजेता महाराष्ट्र रहा था। तो ये सभी के सभी बात ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। अगला है हमारा सात्विक साईराज, पुरुष बैडमिंटन की डबल प्रतिस्पर्धा में गोल्ड जीते, यह चैंपियनशिप कहां हुआ था। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही VVI क्वेश्चन है। और मैंने आपको पता है ये सामान्य ज्ञान दर्पण का जो मासिक वाला 2 वीडियो डाला था ना, उसके तीसरे या चौथा क्वेश्चन है ये, है ना। कुछ भी हवा में नहीं बताऊंगा, जो बताऊंगा सभी जमीन पे ही बताऊंगा दोस्तों, और वैसे ही बताऊंगा जो एग्जाम में आएगी। कोई फालतू की कंटेंट आपको देना ही नहीं है, इतना टाइम ही नहीं है। टाइम होता तो मैं कल वीडियो नहीं बनाता, है ना भाई, है ना। कल तो ऐसे मेरी तबीयत खराब थी, है ना। तो सात्विक साईराज पुरुष बैडमिंटन के डबल प्रतियोगिता गोल्ड जीतने वाले चैंपियनशिप ये आपका दुबई में हुआ है। इसमें अवश्य एक दुबई ऑप्शन होगा, ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया है, इसीलिए और ऑप्शन की जिक्र करना भी नहीं चाहूंगा। इसके अलावा
एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने युगल जोड़ी में गोल्ड जीतकर भारत का 58 या 59 वर्ष के बाद ये कारनामा किए थे भाई। इसीलिए मैंने बताया भी था कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। जिस प्रकार से अभी आपने देखा है ना कि ये संतोष ट्रॉफी वाला जो खेल था अभी आगे एग्जाम में, तो ये भी बहुत दिन के बाद दोहराए गए थे। तो इसी प्रकार से 58 साल के बाद ये कारनामा हुआ था कि कोई डबल खिलाड़ी जो है चैंपियनशिप में एशियन बैडमिंटन वाले में गोल्ड जीते हो। ठीक है भाई। इसके अलावा यह जोड़ी कहने का मतलब है यही सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ये दोनों जो है CWG 2022 है ना, कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो कहां पे हुआ था आप लोगों के लिए उधार रहा ये क्वेश्चन। और भारत को कितने पदक मिले थे, सिर्फ आपको वेन्यू का नाम लिखना है और कितने पदक मिले थे 61, 62, 63, 64, 65 इस प्रकार से लिखना है, आप लोगों को बताना है। ठीक है। तो ये कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भी ये दोनों की जोड़ी ने गोल्ड जीत लिए थे आपके बैडमिंटन में, और ये कारनामा करने वाले पहले इंडियन जोड़ी बने। ठीक है। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस कंपनी को किस अथॉरिटी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछा गया है। आरबीआई, एसबीआई, नाबार्ड आपके ऑप्शन में थे, तो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। नाबार्ड तो आप समझ रहे हैं ना, ये कृषि वित्त मुहैया कराने वाली सर्वोच्च संस्था है, तो ये तो होगा ही नहीं। एसबीआई क्या है भाई, सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक है, तो ये भी नहीं हुआ। एक ही हमारे पास बच जाता है आरबीआई के जिम्मे बहुत सारे कार्य हैं, जिसमें एक है कि जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी होती है ना, उनको भी रेगुलेट करते हैं। जैसे आपने सेबी को जाना होगा, सेबी क्या रेगुलेट करते हैं भाई, तो जो शेयर धारक होते हैं, शेयर बाजार होते हैं, इसको रेगुलेट करने वाली बॉडी सेबी है। इसी प्रकार से आपने एक इरडाई को जाना होगा, इरडाई क्या है भाई, जो भी बीमा कंपनी है उसे रेगुलेट करने वाली बॉडी है। तो ये सारे के सारे जो हैं आपको ध्यान रखना है कि कैसे जो है आपको किससे रेगुलेट करता है, कौन किसको देखता है, आपको काम आ जाएंगे। इको का ये सिंपल सा क्वेश्चन होता है जो आपकी एग्जाम में आ जाती है। ठीक है। उसे स्टैटिक्स फॉर्म में भी आप रख सकते हैं, ये कोई करंट फॉर्म में नहीं है, ये बदलने वाली चीज नहीं है, ये हमेशा रहेगा लगभग जब तक कोई नया नियम नहीं बन जाती है। तो यहाँ पे आरबीआई को आंसर करेंगे है ना, माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लिए। और जो मैंने बताया उनको भी ध्यान रखना है। आरबीआई की स्थापना की बात करेंगे तो 35 में हुआ था, एसबीआई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का बदला हुआ नाम है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की अनुशंसा पे हुआ था। ऊपर के स्लाइड में जितने भी देख रहे हैं आप, आरबीआई, एसबीआई, नाबार्ड, ये तीनों का हेडक्वार्टर आपका मुंबई के अंदर है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आ जाते हैं थोड़ा सा माइक्रो फाइनेंस कंपनी को समझते हैं कि ये क्या होता है। जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं वो ऐसे आदमी को लोन देता है, जैसे आप मान लीजिए आपका इनकम जो है 50 लाख पर एनम है, तो आपको नहीं मिलेगा इससे लोन। ठीक है। इसके लिए एक नियम बनाया गया है कि कम से कम 3 लाख रुपया, ये जो है 2022 से लागू होने वाला था, अभी लागू हुआ है या नहीं मैं डिफिनिट नहीं बताऊंगा, इसमें थोड़ा सा मैं कच्चा हो गया हूं है ना, क्योंकि इसके बारे में जानकारी थोड़ा लेना पड़ेगा। ये 3 जो लाख है ना, 3 लाख अगर सालाना इनकम से कम है किसी फैमिली को, तो ये जो है आपका माइक्रो फाइनेंस कंपनी उनको लोन मुहैया कराते हैं है ना। तो इसके ये नियम अभी आजकल में बदल गया हो तो नहीं बता सकते, लेकिन नियम तो यही है। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा स्किप कीजिएगा, वैसे देख लीजिएगा भाई 3 लाख है कि 5 लाख है, 3 ही लाख है जी, एकदम 100% याद आ गया, 3 लाख है। ठीक है। इसके अलावा आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ था हिल्टन यंग कमीशन के अनुशंसा पे, तो ये भी आपके एग्जाम में आता है कि किस समिति के आधार पे हुआ था। राष्ट्रीयकरण जो हुआ था ये आपका 1949 में हुआ था और प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख है। और अगर अंग्रेज गवर्नर कभी पूछ ले भाई ना खुदा न खास्ता, तो वो स्वर्ण सीमित जो है ये आपका प्रथम अंग्रेज गवर्नर बने थे आपके आरबीआई के अंदर। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जो है कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवा मुहैया कराते हैं, किसी बैंक के माध्यम से, किसी एनबीएफसी के माध्यम से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के माध्यम से। इस प्रकार से बाइट द बुलेट आपका ईडियम पूछा गया है। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, आप ना चाहें तो भी आपको स्वीकार करना है, ना चाहें तो भी आपको स्वीकार करना है। नो बोलता है ना, रोना चाहे रो ना पाए, है ना, दिल कितना मजबूर है, उसी प्रकार से है ना। तो बाइट द बुलेट का मतलब होता है अनप्लीजेंट सिचुएशन, है ना, एक मतलब अनहैप्पी वाला कंडीशन जिसे आपको स्वीकार करना है ना। तो ये आपका बाइट द बुलेट हो जाएगा। इसके अलावा वेल्डिंग प्रोसेस में आपको एसिटाइल का जो प्रयोग होता है, उस एसिटाइल का सूत्र क्या होता है, एक बच्चे ने बताया उस एसिटाइल को हम कौन से एसिटाइल कहते हैं, तो दोनों बताऊंगा है ना इत्मीनान के साथ। तो ये आपका C2H2 होती है, इस वेल्डिंग प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाली एसिटिलीन का सूत्र C2H2 होती है। ठीक है। वेल्डिंग प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाली एसिटिलीन को ऑक्सी एसिटिलीन कहा जाता है। दोस्तों आज थोड़ी मेरी आवाज बदली होगी, बहुत ज्यादा सर्दी हो गया है ना, फिर भी
जो है देख रहे हैं आप, कल एक बच्चा बोलते हैं कुछ भी हो जाए एनालिसिस तो नहीं रुकना चाहिए, है ना। वेल्डिंग प्रक्रिया में एसीटिलीन के इस्तेमाल करने से पहले मतलब करने की प्रमुख कारण जो है यह हवा से भी हल्की आंकी गई आपको, किसको, C2H2 को, ठीक है। इसके अलावा ये आसानी से तन्यता ग्रहण कर लेते हैं। तन्यता मतलब जो होती है आपका मोब हो जाते हैं, समझ लीजिए, है ना। नम्यता, सौम्यता कह सकते हैं इसे, नम्यता कह सकते हैं, सौम्यता कह सकते हैं, तन्यता कह सकते हैं, लचीलापन जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, इसी कारण इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एसीटिलीन को आप कई प्रकार से जो है आप बना सकते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बाइड के साथ आप जल की अभिक्रिया करा दीजिए, एसीटिलीन गैस बन जाएंगी। इसके अलावा अगर आप ऑक्सीजन के साथ मीथेन की अभिक्रिया भी करा दिए तो भी आपके जो है ऑक्सीजन आपका जो है एसीटिलीन गैस बन जाएंगी, C2H2 जो है अलग हो जाएंगे। इसके पीछे हमें 2 लगाना होगा, इस प्रकार से, ठीक है भैया। चलते हैं आगे। अगला हमारा पूछा गया है कि गुरुचरण सिंह किस खेल से संबंधित है। रविंदर जडेजा का नाम आपने सुना होगा। रविंदर जडेजा का वो भावुकता वाला पल जब IPL जीते थे और उनके पत्नी आके उनके चरण स्पर्श किए थे, आपने जरूर देखा होगा। उनकी पत्नी भी काफी अच्छे ओहदे पे हैं, है ना। तो ये जो क्रिकेटर हैं ये इन्हीं का शिष्य रहा है आपका गुरुचरण सिंह का, ठीक है भाई। ये गुरुचरण सिंह का संबंध क्रिकेट से हो जाएगा। इनको 2023 में पद्मश्री दिया गया है, इसीलिए आपको चर्चा का विषय बना और आपके एग्जाम में छप गए, है ना। तो बात वही होती है, एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा आना है जो कभी न कभी किसी न किसी कारण से चर्च का विषय बना। इसके अलावा भारत के दिग्गज ऑलराउंडर अजय जडेजा गुरुचरण सिंह के शिष्य बता दिए। इसके अलावा दिनेश जवाहरलाल लाड, ये भी आने वाले शिफ्ट में ये भी तरफराए हैं आने के लिए एग्जाम में। ये आपका कोचिंग देते थे पहले रोहित शर्मा जी को, ठीक है। तो ये इनको जो है द्रोणाचार्य मिला आपका 2022 वाला, ठीक है। द्रोणाचार्य जो है 2022 वाला एक दिनेश जवाहरलाल को भी मिला है, कमर अली को भी मिला है, मान सिंह को भी मिला है। तो ये सब तो अलग है, लेकिन इसको जरूर याद रखेंगे, दिनेश जवाहरलाल भी क्रिकेट से संबंधित है। सुजीत मान है, माफ कीजिएगा, मान सिंह नहीं है। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर के गुरु कौन है, गुरु रमाकांत अचरेकर है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। भरतनाट्यम किस राज्य की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, ये तो सीधे गूगली बॉल डाला, 0 लल्लू सी क्वेश्चन, तो ये तमिलनाडु की है। शास्त्रीय नृत्य 8 है, मोहिनीअट्टम, कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी, सत्रिया और कथक। जिसमें सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य की बात कभी आ जाए तो मेरे बंधु तमिलनाडु के भरतनाट्यम को बताना, और सबसे नया वाला आ जाए तो असम के सत्रिया को बताना। शास्त्रीय नृत्य का सर्टिफिकेट इंडिया में कौन देता है, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखना। हालांकि सांस्कृतिक मंत्रालय का भी इसमें जो है रोल होती है। जैसे आपने सुना होगा कि छौ जो नृत्य है जो 3 जगह होती है, आपका पुरुलिया का छौ, सरायकेला का छौ, मयूरभंज का छौ, यानी झारखंड और पश्चिम बंगाल और इसके बाद उड़ीसा, तो इन 6 को हाफ शास्त्रीय नृत्य की दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो कौन दिए, आपका जो है सांस्कृतिक मंत्रालय तो शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मान लिया, लेकिन ये संगीत नाटक अकादमी जो है इसे हाफ शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मानता है। इसके अलावा मैंने आपको बता देना है जी, शास्त्रीय भाषा भी 6 होते हैं। हालांकि इस एग्जाम में अभी तक पदार्पण नहीं हुआ है, लेकिन अगर हो जाए कभी तो आपको चूकना नहीं है, क्योंकि मैं पैरासीटामोल 500 दूंगा, जिससे बुखार जो है तुरंत उतरती है, ठीक है। तो आपको जो है शास्त्रीय भाषा जो 6 हैं ये साउथ के 4 हो जाएंगे, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, है ना। इसके अलावा संस्कृत और ओडिसी, तो ये जो 6 शास्त्रीय भाषा है इसे भी ध्यान रखेंगे। कभी बाय देवे आपसे पूछ दिया गया कि शास्त्रीय भाषा में सबसे पहले किसको मिला, तो 2004 में तमिल भाषा को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। बाद में सबसे बाद में ये ओडिसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, है ना इत्तेफाक भाई। संस्कृत हम देववाणी के रूप में समझते हैं, तो सबसे पहले हमें एग्जाम में क्या लगेगा कि संस्कृत को मिला होगा, लेकिन गलती हो जाएगी, तमिल को मिला है। इसके अलावा निम्नलिखित में से शशि थरूर की कौन सी बुक है। अब कल एक सांस में 5 या 6 बुक बता दिए थे, अब उसी में से होगा कौन सा एक नहीं है, चुनना था, ठीक है। उसमें एक अरविंद अडिगा का बुक दिया गया था, जैसे कि मैं ऑप्शन में लिख दिया हूं कि आंसर जो है एक अरविंद अडिगा की कोई बुक था वो दिख दिया था, है ना, जैसे बच्चे ने बताया
है भाई, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं क्वेश्चन सेम थे, लेकिन अरविंद अडिगा की जगह किसी और राइटर का होगा, है ना, क्योंकि भाई अब जनरल में एग्जाम में प्रेशर रहता है तो उनको लगा होगा कि ये अरविंद अडिगा का हो सकता है कि ये मतलब रामचंद्र गुहा का हो, है ना। फिर भी जो आंसर है वो आपको जो शशि थरूर का पुस्तक नहीं था उसको चुनना था। तो शशि थरूर की जो पुस्तक है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा इनग्लोरियस एम्पायर, एन ईरा ऑफ डार्कनेस, ईरा मतलब युग, एक एरिया वाला है जो BS नायपाल का है, ठीक है। अंबेडकर ए लाइफ, द ग्रेट इंडियन नोवेल, ठीक है। तो इसमें से जो है सभी के सभी होंगे और एक आध जो है कोई दूसरे राइटर का होगा जो आपको चुनना था। या फिर कुछ बच्चे ने लिखे कि द ग्रेट इंडियन नोवेल के राइटर कौन है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग हो सकती है। इसके अलावा अरविंद अडिगा की प्रमुख पुस्तक द व्हाइट टाइगर है, सिलेक्शन डे है, यह आपके अरविंद अडिगा साहब की पुस्तक है जिसमें से द व्हाइट टाइगर पुरस्कार विजेता पुस्तक है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के साहब के ऊपर लिखे गए संजय बारू की ये पुस्तक है। द एरिया ऑफ डार्कनेस ये BS नायपाल साहब के द्वारा लिखा गया है। और अभी आपने देखा ये सेम क्वेश्चन है लेकिन एरिया के जगह ईरा है, ईरा के मतलब युग होता है, एरिया का मतलब एक रीजन, एक क्षेत्र होता है ना। तो जो रीजन और क्षेत्र वाला है ये आपका नायपाल साहब का है। और जो पूरे आदि न अंत एक आपका जो है ईरा युग क्यों दर्शा रहा है, ये आपका जो पुस्तक है ये आपका हो जाएगा शशि थरूर साहब का, ठीक है। इसके अलावा एक बच्चे तो अनसुटेबल बॉय भी लिखा है, पता नहीं कितने किताब पूछे भाई, है ना। अनसुटेबल बॉय, तो अनसुटेबल बॉय तो करण जौहर साहब का है। और ए सुटेबल बॉय और ए सुटेबल गर्ल, ये दोनों पुस्तक जो है आपके विक्रम सेठ साहब के हैं। तो कुछ भी पूछेगा नहीं छूटेगा, बस टच में रहिए दोस्तों। एनालिसिस एक बहाना है, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है। और जो बच्चे जिस दिन एग्जाम नहीं होती, मतलब जब एग्जाम नहीं चलती है तब भी मेरा क्लास अटेंड करते हैं लगातार, उस बच्चे को जीके जीएस में जो है ना सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं भाई, कोई भी नहीं, ठीक है भाई, है ना। आप जैसे एनालिसिस में मुझे बहुत ज्यादा पसंद करने लगते हो, जब मैं प्रैक्टिस सेट चला रहा हूं तो उस समय बहुत कम बच्चे आते हैं। तो जो बच्चे आते हैं ना उसी के लिए मैं लाता हूं, और वो बच्चे को तो निकलना है यहां से भाई। जैसे अभी आपने टेलीग्राम चैनल में देखा होगा करीब 3-4 जो है ज्वाइनिंग लेटर की फोटो पड़ी है। इसमें से कल एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि एक परफॉर्मा है जिसमें मुझे फॉरेन रिलेटिव के बारे में मांग रखा है, सर क्या भरूं। तो मैं आपको जिनको जिनको ज्वाइन करने जाना है कहीं भी, और अगर जो चीज समझ में नहीं आता है उसमें जो है कचाहीन न करे, कुछ भी न भरे, खाली छोड़े, आपको वहां पर भी बता दिया जाएगा। ऐसे नहीं है कि आप भर के नहीं लेंगे तो भागो भागो, ऐसा नहीं बोलते हैं। सभी विनम्र पुरुष होते हैं, काफी पढ़े लिखे पुरुष होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में ज्वाइनिंग करवाने के प्रोसेस में आपको जो है जो चीज खाली छोड़ोगे वहां पे भरवा दिया जाएगा, है ना। मेरे साथ भी हुआ, ऐसे हुआ था। और एक चीज और, कभी भी ज्वाइनिंग लेटर में जो आपका एक ऐसा परफॉर्मा रहता है कि आपने 2 साल से अधिक कहीं पे गुजारा है तो उनका ब्यौरा दे। तो हाल फिलहाल मतलब एकदम तनाव, मतलब खुश होके ये ना बता देना कि मैं 5 साल आगरा में रहा हूं, 4 साल पटना में रहा हूं। तो वहां भी पुलिस वेरिफिकेशन होगा, आफ्टर दैट ही आपको जो है पेमेंट शुरू होगा सरकारी महकमे में, है ना। तो आपने ये नहीं बताना है कि हमने 1 साल पटना में भी रहा है, तो आप खुद को लोचा करवा लोगे। मतलब पटना में भी आपका पुलिस वेरिफिकेशन वाला करके जाएगा तब पेमेंट मिलेगी, ठीक है। ये मैं भुक्तभोगी हूं इसलिए बता रहा हूं। इसके अलावा निम्नलिखित में से पाकिस्तान का कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है, तो ये लोथल, आलमगीरपुर और हड़प्पा आपके ऑप्शन में थे, तो हड़प्पा आंसर हो जाएगा, सिंपल सी बात है भाई, है ना। इसके अलावा हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है ना। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था। देखिए हड़प्पा सभ्यता ना, सबसे पहले हड़प्पा शहर खोजा गया, इसीलिए हम इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, नहीं तो इसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। अंग्रेज में हम इंदूस, है ना, इंदूस कल्चर कहते हैं, है ना। इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूर्वी नगर की बात करेंगे तो हमारा ये आलमगीरपुर है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर होता है ना। इसके अलावा उत्तरी करेंगे तो ये मांडा होता है जो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। सबसे दक्षिणी की बात करेंगे तो दैमाबाद है जो आपके महाराष्ट्र में है। और सबसे पश्चिमी जो है ये सुरकोतदा है जो गुजरात के कुछ प्रांत को छूते हुए पाकिस्तान में अधिकांश भागों में फैला हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में पतन नगर कौन कौन सा था तो जनरली बच्चे को लोथल याद रहता है, लेकिन सुरकोतदा को भी याद रखना है। अगर लोथल ऑप्शन में नहीं रहे कि भाई बंदरगाह नगर लोथल ऑप्शन में नहीं है तो किसको मारोगे, पेन खटखटा के दांत पे आ जाओगे, नहीं आना है भाई, आंसर दे के आना है। सुरकोतदा में भी था, ठीक है। तो दोनों पतन नगर याद रखेंगे। इनके अलावा गुजरात में जो स्थित है आपका धोलावीरा, ये हड़प्पा कालीन साइट है। यहाँ पे क्रीडागार की खोज किया गया है जो सीढ़ी नुमा क्रीडागार है, ठीक है। तो अपने आप में ये अलग स्थान रखता है। इससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा काल के लोग जो है खेल भावना से भी ओतप्रोत
स्रोत थे। इसके अलावा धोलावीरा को यूनेस्को में 2021 में जगह दिया गया था रमप्पा मंदिर के साथ, ये बात भी ध्यान रखेंगे। कभी आपसे एग्जामिनर पूछ लिया कि धोलावीरा को कितने भाग में बांटे हैं, तो जी हम 3 भागों में बांटे हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा लोथल नगर भोगवा नदी के किनारे है और भोगवा अपने आप में किसके सहायक नदी है, तो साबरमती के सहायक नदी है ना। इसके अलावा सबसे विस्तृत हड़प्पा कालीन साइट कहेगा तो मोहन जोदड़ो हो जाएगा, जो आपका कहां पे है, ये आपका पाकिस्तान में, लेकिन इंडिया में सबसे विस्तृत साइट क्षेत्रफल के हिसाब से राखीगढ़ी है। ट्रिवियल का सिनोनिम्स आया है, ट्रिवियल मतलब होता है मामूली, सूक्ष्म, निग्लिजेंट, इनसिग्निफिकेंट, सिंपल, है ना, एकदम जो मतलब भद्दा टाइप से हो, सिंपल हो, ज्यादा इंपोर्टेंसी ना रखता हो, दिस इज ट्रिवियल, है ना। इसके अलावा 68वां फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट गायक 2023 किसे दिया गया था, अरिजीत सिंह के दीवाने हैं, इनको तो लोग अब यहां तक कहने लगे हैं आई एम अरिजीतियन, है ना भैया, आई एम अरिजीतियन, है ना। अपने कैरियर पे ध्यान नहीं देंगे लेकिन अरिजीतियन जरूर बनेंगे, ठीक है ना। तो भैया ये अरिजीत सिंह है, ये केसरिया के लिए दिया गया 68वें वाला। इसके अलावा 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 बेस्ट फिल्म गंगूबाई का है। अरिजीत सिंह की कभी स्ट्रगल भी पढ़िए, अगर आपने इनकी गीत के दीवाने हैं तो कैसे कैसे आए हैं, तो वो भी अपना काम बखूबी निभाया, आप भी निभाइए। इसके अलावा एक्टर को जो मिला है 68वां में बेस्ट वाला, ये राजकुमार राव को मिला है। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे मिला है इस बार, प्रेम चोपड़ा, प्रेम नाम है मेरा। इसके अलावा बेस्ट एक्सप्रेस की जो अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई के लिए, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जिस दिन अभी आपको कोई गीत एक पूछा था, मन्ना डे क्या कोई गीत पूछा था या कोई नहीं, अच्छा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती पूछा था और मैंने महेंद्र कपूर आंसर दिया था। वहीं पर मैंने ये कवि प्रदीप और लता मंगेशकर बता दिया था भाई कि अगली टाइम जो है ये मेरे वतन की लोगों की ही है, और ये देखो छप गया, ये काली जवान वाले बाबा का जुबान है भाई, तो ये मेरे वतन के लोगों, ये लता मंगेशकर ने गाए थे। इसके अलावा इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे प्रस्तुत किया गया था आपके पास कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के समारोह में प्रधानमंत्री, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी वाला गीत कौन गाए थे, तो लता मंगेशकर आंसर हो जाएगा। ऐ मेरे वतन के लोगों की जो मतलब बोल है, गीत है, ये कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ये गीत जो है विष्णु दिगंबर पुलस्कर साहब से जुड़े हुए हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। संविधान की भाग आपसे पूछ लिया है 1 से 4, है ना, जिसमें बताया था कि किसमें जो है, जैसे भारत जो है राज्यों का संघ है, ये बात सब कहा गया है इनके बीच में, तो आपसे पूछा गया था संघ और राज्य का वर्णन किसमें है, तो 1 से 4 के बीच में आंसर हो जाएगा। भाग 2 में आपका नागरिकता है 5 से 11, मैंने बताया है नागरिकता आप कई प्रकार से ले सकते हैं और कई प्रकार से आपकी नागरिकता जा सकती है। भाग 3 में आपका फंडामेंटल राइट है जो 12 से 35 तक है, यूएसए के संविधान से लिया गया है, 6 है, पहले 7 था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा के विधिक अधिकार के रूप में 300 के ए में रखा गया है। भाग 4 में डीपीएसपी है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, 36 से 51 कवर करते हैं। डीपीएसपी के अंतर्गत 3 प्रकार के आर्टिकल है हमारे, गांधीवादी है, समाजवादी है और आपका उदार बौद्धिक है। इसके अलावा संघ 5 में भाग 5 में संघ है, यह आपका 52 से लेकर 151 तक है। यह में क्या क्या आ जाना है, राष्ट्रपति आ जाना है, उपराष्ट्रपति आ जाना है, महान्यवादी आ जाना है, प्रधानमंत्री आ जाना है, संसद आ जाना है, सुप्रीम कोर्ट आ जाना है, बजट आ जाना है, क्या क्या कहूं, है ना, क्या क्या कहूं, ज्वाइंट सीटिंग आ जाना है, जो भी केंद्र स्तर की बात है इसमें आ जाना है। इसके अलावा भाग 6 है, इसमें क्या आना है भाई, भी राज्य के चीज है। राज्य में प्रमुख कौन होते हैं, राज्यपाल, तो राज्यपाल से स्टार्ट होते हैं 153, लेकिन ये 152 से स्टार्ट होगा, है ना, तो 100 राज्यपाल आ जाना है, महाधिवक्ता आ जाना है, सीएम आ जाना है, हाई कोर्ट आ जाना है, विधानसभा आ जाना है, विधान परिषद आ जाना है, ये सभी के सभी जो है राज्य चुनाव निगम आ जाना है, ये सभी के सभी आपके कहां पे आ जाएंगे मेरे दोस्त, तो ये आपके आ जाएंगे राज्य में। भाग 8 में क्या आ जाना है, केंद्र शासित प्रदेश आ जाना है जी, यूटी आ जाना है। आप कहोगे सर भाग 7 कहा गया, तो कल ही तो बताया था कि भाग 7 निरसित है भाग 7, है ना, अब जो है लागू नहीं होता है। इसके अलावा भाग कितने हैं, तो 22 है, लेकिन ये 25 भागों में कैसे बटा, तो 4 का ए जब मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया, 9 का ए जब नगर निगम ऐड किया गया, 9 का बी जब आपका सहकारी समिति के गठन का प्रावधान ऐड किया गया, तो यही 3 गो बढ़ गया, तो 22 से 25 हो गया। लेकिन अब आज भी अगर आपसे पूछे कि कितने भाग हैं, तो आपको 22 ही आंसर देना है। इसके अलावा केंद्र में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, शायद ये क्वेश्चन 50-50 है, ठीक है, ये क्वेश्चन 50-50 है।
आप लोग बताएंगे कि ये आया था कि नहीं। तो ये आपका भाई केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं। भारत में कार्यपालिका का प्रधान, यहाँ भारत रिप्रेजेंट कर रहे हैं केंद्र को, या फिर केंद्र रिप्रेजेंटेट कर रहा था किसको, भारत को। भाई समझ रहे हैं ना, इतना तो आप समझते हैं भाई, हमसे ज्यादा होशियार हैं, है ना। तो ये आपका जो है कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, परंतु कार्यपालिका की सभी पावर, जो सभी शक्तियां हैं, उसका इस्तेमाल कौन करते हैं, पीएम। मैंने एक दिन बताया भी था, कभी आपने सुना है कि राष्ट्रपति के लिए 75 बाबू बोल रहे हैं मैं भी खड़ा हो जाऊं, मैं भी खड़ा हो जाऊं, ऐसे नहीं, क्योंकि उनको मालूम है ये तो इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा, है ना। भले इंडिया के सबसे बड़े नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, है ना, लेकिन पीएम में जैसे शोर अभिमान नीतीश कुमार साहब और भी कई साहब जो है पीएम के पद के लिए होड़ में खड़े हैं, है ना। तो पीएम पता है कि ये भोगेगा, है ना। तो ये आपका जो है सभी पावर का यूटिलाइज कौन करते हैं, पीएम करते हैं। इसके अलावा उसी प्रकार से केंद्र में क्या, सॉरी राज्य में क्या होता है, राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होते हैं, लेकिन सभी पावर को भुगतता कौन है, सीएम भुगतता है। तो मैंने बता दिया था कि जब ऐसे क्वेश्चन में वास्तविक शब्द लगा के इंफेसाइज कर दिया जाए कि भाई राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान किसे माना जाता है, तो सीएम आंसर करके आना 100% सही होगी। इसके अलावा केंद्र में सबसे बड़े विधिक अधिकारी कौन होते हैं, भाई महान्यवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 के थ्रू राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। तो राज्य में यही चीज कौन होते हैं, भाई महाधिवक्ता होते हैं। तो केंद्र में तो एक ही होंगे, फिक्स होंगे, है ना, जैसे अभी आर वेंकट रमनी साहब है, लेकिन राज्य में तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि राज्य में अलग अलग होते हैं गुरुवर। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न, पश्चिम में बहने वाली नदियां कौन सी है, आपसे लल्लू सी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नर्मदा, महानदी और गोदावरी आपके ऑप्शन में थे, भैया ये नर्मदा हो जाएंगे, महानदी और गोदावरी तो बंगाल की खाड़ी में पूर्व दिशा की तरफ जाके बहते हैं, और ये नर्मदा नदी अरब सागर में गिरते हैं, ये पश्चिम दिशा की तरफ बहते हैं, ठीक है भाई, है ना। इसके अलावा पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती हो गए। नर्मदा और ताप्ती ये भ्रंश घाटी से, रिफ्ट वैली से भी बहते हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। रिफ्ट वैली से बहने वाली नदी 4 करोड़ बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो डेल्टा का निर्माण नहीं करता। इसमें एक लाइन और जोड़ा हुआ होता है कि ऐसा कौन सी नदी है जो रिफ्ट वैली से गुजरते हुए डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, बताइए। हाँ, तो ये आपको क्या बताना है, नर्मदा और ताप्ती। इसके अलावा नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर कहां गिरती है, अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में, है ना, गिरने वाली ये, है ना, पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लार्जेस्ट नदी है। वैसे पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है भैया, तो गोदावरी, लेकिन ये गोदावरी कहां गिरती है भैया, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का क्रम क्या बताया था, समगोकका। अरे कैसे सुनने में लगता है, इससे कोई मतलब नहीं है। समगोकका, स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, है ना, कृष्णा और कावेरी, फिर गंगा भी, समगोकका, है ना, इस प्रकार से। इसके अलावा नर्मदा नदी परियोजना कौन सी है भाई, सरदार सरोवर, ओमकारेश्वर, नर्मदेश्वर, ये सभी कहां पे स्थित है, नर्मदा नदी पे। काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी है, सब दिन बताते आए हैं, ओ काला एक बांसुरी बाला, है ना। तो ये कैसे हो जाएगा भाई, कपास के लिए। काली मिट्टी किस लिए है, कपास के लिए। आपके ऑप्शन में कॉटन दिया गया था, मैंने ये भी खोल के बताया था कि कपास को कॉटन बोला जाता है, कॉटन, है ना भाई। तो कपास, काली मिट्टी, आपका रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ब्लैक चेरनोजम भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, ब्लैक चेरनोजियम, ये भी बताया था, है ना। तो ये आपका कपास में हो जाएगा आपका कॉटन आंसर, काली मिट्टी के लिए, राइट। काली मिट्टी जो है ये पेनिनसुलर इंडिया में तो पाई ही जाती है, साथ ही ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। मैंने इसे जो है पठार से रिलेट कर दिया था कि जो भी डेक्कन के पठार का इलाका है वहां पे आपको काली मिट्टी पाया जाएगा। काली मिट्टी का निर्माण किससे होती है भाई, बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से होती है। इसके अलावा लेटराइट मिट्टी का निर्माण लीचिंग प्रक्रिया से होती है, निक्षालन प्रोसेस से होती है, जिसमें जो है मिट्टी के जो मिनरल्स वगैरह हैं वो रिसकर काफी नीचे चली जाती है और भुरभुरा सा पदार्थ लेटराइट मिट्टी हो जाते हैं, जिसमें कम उपजाऊ होते हैं। लेटराइट मिट्टी आपका कम उपजाऊ होता है, जिसमें आपका झाड़ी प्रकार की खेती होती है, चाय कॉफी वगैरह की। इसके अलावा सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट किस राज्य ने स्टार्ट किया है, तो यह आपका गुजरात में है। रिपीट किया गया प्रश्न है, जो सीजीएल के सभी करंट अफेयर के प्रश्नों को एक ही साथ बनाया था, उससे बाहर कुछ भी नहीं आ रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2024 के दिसंबर तक होममेड चिप्स का जो है आपका मतलब लॉन्च होने की बात करी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में होममेड चिप्स यानी भारत निर्मित चिप्स का निर्माण कब तक संभव है, तो 2024 दिसंबर माह तक, एक मंत्री के जो है बयान के अनुसार। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब चिप्स शब्द आया है तो चिप्स आपको समझना जरूरी है। आपने मोबाइल में पहले 2 GB 3 GB, अरे मेरा 5 GB का था, तुमने 2 GB वाला दे दिया, है ना। तो ये जो है मेमोरी, ये किससे बनता है भाई, तो ये आपका सबसे पहले तो इसमें सिलिकॉन इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है, सेमीकंडक्टर से बनते हैं। और चिप क्या
आविष्कारक कौन थे? तो जैक किल्बी थे, ये भी आपको नहीं भूलना है ना। आईसी चिप का आविष्कार जो है होने के बाद किस जनरेशन के कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल हुआ था? तो आपको बताना है, पहले में निर्वात, दूसरा में ट्रांजिस्टर, तीसरे में चिप। तो चिप जो है तीसरे में, चौथा में आपका मैक्रो प्रोसेसर और पांचवा में आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलता है। जैसे आपने किसी को रोजाना गुड नाइट भेजना है, जैसे ही उसके अकाउंट पे जाओगे, गुड लिखोगे, नाइट अपने आप कीबोर्ड आपका सजेस्ट करेगा। दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर, है ना भाई। इसके अलावा गुजरात के भावनगर में एशिया का पहला सीएनजी टर्मिनल स्थापित किए गए, ये बात भी ध्यान रखेंगे। बिरजू महाराज के कौन शिष्य या शिष्या हैं? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं जिन्होंने कुछ और आगे लैंग्वेज दे रखे थे। तो ये आपका शोभना नारायण, क्योंकि इसके ऑप्शन में एक सोनल मानसिंह थे, एक गुरु बिपिन सिंह था। तो गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी करते हैं, है ना। और इसके अलावा सोनल मानसिंह ये भरतनाट्यम और आपका जो है ओडिसी से संबंधित है। तो ये कथक से हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु बिरजू महाराज तो कथक के महारथ हासिल किए थे। तो आपका शोभना नारायण फिट बैठता है, शोभना नारायण राइट आंसर है। और एक बच्चे ने कमेंट करके मेरे से ये क्वेश्चन कंफर्म कराया, बच्चे आपका एकदम सही है, शोभना नारायण, है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। इसके अलावा समा भाटे, समा भाटे के बारे में आपसे पूछा है कि पद्मश्री और कई अवार्ड से पुरस्कृत समा भाटे किस नृत्य से संबंधित है? तो ये आपका कथक से है। ओवरऑल देखें तो नृत्य से 3 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है। एक आपका पूछा गया कि भरतनाट्यम कहाँ का है, समा भाटे किस नृत्य से है, और आपका बिरजू महाराज के कौन है आपका शिष्य या शिष्या। तो 3 क्वेश्चन आपके आर्ट एंड कल्चर से फिक्स ही कर रखा है इन्होंने। समा ताई के नाम से मशहूर है, समा ताई, समा भाटे को हम समा ताई के नाम से भी जानते हैं। ताई मतलब होता है जी बहन, है ना, ताई मतलब होता है बहन महाराष्ट्र के अंदर, है ना, मेरे ख्याल में, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, इतना तो मुझे मराठी भाषा नहीं आता, हालांकि मैं बहुत दिन से रहता हूँ यहाँ, लेकिन फिर भी ताई मतलब बहन ही होता है और आई मतलब माता जी होते हैं, ठीक है ना ये। इसके अलावा यहाँ पे आपने कुछ इमेज देख रहा होगा, इस इमेज का मैं इसलिए लगा दिया हूँ कि बहुत सारे बच्चे दिल्ली पुलिस, सीपीओ इत्यादि के लिए अलग जो है आपके सीरीज का डिमांड कर रहे हैं। मैं सीरीज अलग जरूर लाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी एमटीएस का एग्जाम 1-2 दिन और है, खत्म होने के बाद मैं आपको लाऊंगा, सीरीज लाऊंगा, है ना। उसके लिए भी मैं अलग से जो इस प्रकार से आपने पीडीएफ वाली सिस्टम देखा उसके लिए भी कर देंगे, है ना, उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि ये जो आपका पीडीएफ सीरीज 57 वाला है, ये आपके आगामी 3 साल तक जो भी एग्जाम्स कराएंगी टीसीएस, वो सब एग्जाम में जो है ना, आपको अच्छी खोज खबर देगा एग्जाम का भाई, कि क्या क्या आने वाला है, क्या क्या आपको पढ़ना है, और इसे पढ़ के जाइए, आपकी एग्जाम अच्छी होगी। ये नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। इस हिसाब से मैंने इसमें क्वेश्चन, है ना, आपको अरेंज करके दिया है। तो जिन बच्चे को चाहिए ये वाली पीडीएफ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, आप क्लिक करके व्हाट्सएप पे बात करके ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं मात्र 25 रुपया में, है ना। अभी तक जो है 53 क्लास हो चुके हैं, आज सोच रहा हूं कि एक और क्लास कर दूं। 57 होने के बाद ये सिस्टम क्लोज हो जाएंगे, है ना। हालांकि आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा 57 सीरीज के, आप जब चाहो तब, लेकिन ये जो ग्रुप बनाया गया है वो शायद क्लोज हो जाए और बच्चे लोगों को जो है ग्रुप से मतलब ग्रुप ही बंद हो जाएंगे तो अपने आप हट जाएंगे, क्योंकि हमने इतना वादा किए थे कि 57 पीडीएफ देंगे। उसके अलावा टॉपिक बैच में अपने मन से दे दिए और बहुत सारे चीज एनालिसिस वगैरह के भी अपने मन से दे दिए, तो उम्मीद से ज्यादा ही देंगे भाई, कम नहीं देंगे। इनर सेल मतलब ब्रीफली होती है शॉर्ट में। 2011 जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर पूछा है, तीनों एकदम रटा दिए ना जी, है ना। अगर आपको लिटरेसी रेट और सेक्स रेशियो पूछता है, हाई किसका है तो केरल का, और लिटरेसी रेट सबसे कम किसका, बिहार का, और सबसे ज्यादा जनसंख्या घना तो डेंसिटी किसकी, तो भी बिहार की। तो ये सीट बता दिए हैं, और जनगणना पे तो पूरा वीडियो नीचे पर ही है आपका, है ना। तो 65.46 महिला का है, अब पुरुष का 82.14% है, ओवरऑल 74.04% है, केरल का 94% है, और लक्षद्वीप का 91.6% है। तो यूटी में सबसे आगे लक्षद्वीप है ना। तो एक चीज छूटेगा। उसरूर का ओडब्ल्यूएस पूछा है, उसरूर मतलब क्या होता है, जबरदस्ती हड़प लेना, जबरदस्ती हड़प लेना, है ना। तो ये हो जाता है उसरूर। अब जैसे विमान को जबरदस्ती हड़प लेंगे तो हाईजेक हो जाएगा, जबरदस्ती हड़पना मतलब हड़पने वाली चीज मेरे दोस्त। इसके अलावा कैनवास की स्पेलिंग पूछा है आपसे, कैनवास का। इसके अलावा ऑथेंटिक का सिनोनिम पूछा है भाई, ऑथेंटिक मतलब रियल होता है, नो फेक, है ना। इसका उल्टा करेंगे तो फेक हो जाएगा, आर्टिफिशियल हो जाएगा, है ना, कृत्रिम, है ना। इनकरेजिबल का ओडब्ल्यूएस पूछा गया है। इनकरेजिबल मतलब होता है असुधार्थ, मतलब जिसे सुधारा न जा सके उसे हम कहते हैं इनकरेजिबल, है ना, इनकरेजिबल, जिसे सुधारा ना जा सके, है ना। आप करेक्शन तो कर सकते हो लेकिन कर नहीं सकते, मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता है उसका, तो इसे कहते हैं इनकरेजिबल। आर्म्स लेंथ फिर से पूछा है, परहेज करना। इसके अलावा 15 अगस्त 1947 को भारत का वायसराय कौन था, ये पूछ लिया है, तो माउंटबेटन होंगे, है ना। ये कौन क्वेश्चन है। तो 14 अगस्त 1947 को पाकू अपना अलग
हो गया, है ना, तो माउंटबेटन साहब ही रहे। फिर बाद में यही लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। जैसा कि आप जानते हैं कि आजादी के तुरंत साथ जो है भारत में राष्ट्रपति पद का जो है चयन नहीं हो गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति पद तो 24 जनवरी 1950 को आए थे भाई, है ना, तो इतने दिन कौन रहे, तो कैसे चले, है ना। तो माउंटबेटन साहब जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, बाद में सी राजागोपालाचारी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बना था। ये भी क्वेश्चन आज के एग्जाम में आता है। एक आपसे पूछा गया है कि अमन, ओस और बोरो किस फसल की प्रमुख किस्म है, तो ये चावल की प्रमुख किस्म है अमन, ओस और बोरो। तो आज जो है यहाँ पे संकर नस्ल यानी जो फसल के होते हैं अच्छे किस्म, वहां से भी क्वेश्चन आए हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये एनालिसिस वाली पीडीएफ जरूरत नहीं है कि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मिलेगा, ये टेलीग्राम चैनल पे भी मुफ्त में मिलती है। तो जिनको मुफ्त वाला चाहिए, सिर्फ एनालिसिस की चाहिए, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। जिनको हमारी पेड पीडीएफ भी चाहिए, जहां से कुछ जो आपको मतलब अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में भी हेल्प हो, तो आपको अगर पेड पीडीएफ लेना है, आप जैसा कि देख ही रहे हैं कि एमटीएस में लगभग 80% क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं। तो आने वाले एग्जाम में भी मैंने तो बता ही दिया कि भाई 3 साल तक ये काम करेगा। हाँ, एक आध करंट के क्वेश्चन बदलेंगे, तो भाई आप भी तो पढ़ते ही रहोगे, करंट कहाँ मतलब पढ़ना थोड़ी छोड़ दोगे, है ना। तो उसको अगर इग्नोर किया जाए तो हर जगह काम करेगा। तो अगर आप बाय करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक करके व्हाट्सएप पे बात करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 11 सितंबर 2023 और आज जो है आपका एमटीएस का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके, जीएस तथा अंग्रेजी के जो भी वर्ड पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको 100% रियल प्रश्न लेकर के आता हूँ, साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट टू फैक्ट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपके कंप्यूटर मॉनिटर के ऊपर चमकेंगे और आप तुरंत आंसर लगा के आएंगे। ये सभी के सभी प्रश्न जो है सोनी शर्मा जी के द्वारा भेजे गए हैं, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं आगे, है ना। पहले प्रश्नों के साथ देखते हैं क्या कुछ पूछे गए थे। एक प्रश्न पूछा गया था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 के विनर कौन है। भाई साहब, मैंने आपको इन्फॉर्म के तीनों खिलाड़ी कब हुआ पहला, कौन लेटेस्ट विजेता है, सब बता रखे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की विजेता पंजाब यूनिवर्सिटी है, और इसको इम्फेसाइज करके ऐसे भी बताया कि जो फर्स्ट एडिशन हुआ था 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पहला संस्करण, इसके भी विजेता पंजाब यूनिवर्सिटी ही थे, ठीक है। और लेटेस्ट वाला अभी उत्तर प्रदेश में हुआ है 2023 के अंदर। ये आपके सामने डाटा है ना। पहला जो हुआ उड़ीसा में हुआ 2020 में, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पंजाब यूनिवर्सिटी विजेता रहे थे। इसके अलावा 2021 में दूसरा हुआ, है ना, ये आपका कर्नाटक जो है कर्नाटक में होस्ट कराए गए, जैन यूनिवर्सिटी पहला विजेता रहे थे। 2022 वाला गेम 2023 तक लुढ़क कर आ गए थे, तो ये आपको उत्तर प्रदेश में कराए गए, पंजाब यूनिवर्सिटी विजेता रहे थे। इससे जो उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश के 4 सिटी में कराए गए और पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ पे विजेता रहे थे। और इसमें कितने खेल शामिल थे अगर पूछे तो 21 खेल बताना है ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है लेटेस्ट वाला यूनिवर्सिटी गेम, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत 2020 बता ही दिया, इमेज के माध्यम से उड़ीसा में हुआ था। प्रथम विजेता पंजाब यूनिवर्सिटी, प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के विजेता पंजाब, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के तीसरे संस्करण की मेजबानी अभी उत्तर प्रदेश में हुआ, जहां 4 शहरों में कराए गए और इस खेल में 21 खेल को शामिल किया गया था। इसके अलावा प्रथम खेलो इंडिया यूथ गेम दिल्ली में हुआ था 2018 में, लेकिन उस समय ये यूथ शब्द उसमें इंक्लूड नहीं था। यूथ जो है आपका यूथ के जगह पे स्कूल गेम के नाम से स्टार्ट करा गया था, है ना। खेलो इंडिया स्कूल गेम, है ना, 2018 में दिल्ली में स्टार्ट हुआ था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा गया लंबाडी डांस किस जनजाति के लोगों के द्वारा करा जाता है। भैया लंबाडी डांस जो है ये बंजारा फैमिली के द्वारा किया जाता है। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की प्रमुख नृत्यों में से है, जो बंजारा जनजाति के द्वारा फसलों वाली नृत्य है ये, ठीक है। इसके अलावा एक आपका नृत्य होता है लहंगी, है ना, लहंगा नहीं लहंगी, एक लहंगी, लहंगा तो पहनने की मतलब वस्तु है। ये लहंगी एक नृत्य है, ये आपका मध्य प्रदेश के सहरिया जनजाति करते हैं। अब ये जो सहरिया जनजाति है ये आपको मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। तो ये मत बोलेगा गुरुजी आपने तो सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश बताए थे, तो ऐसा नहीं है भाई साहब, है ना। अब ऐसा है कि संथाल जनजाति जो है झारखंड में है, तो क्या बिहार में
में नहीं है, बिहार में भी है ना। तो इस प्रकार से घूमर राजस्थान की प्रमुख लोक नृत्य है। देखिए आजकल जो है घूमर लोक नृत्य मीना समुदाय में भी काफी पॉपुलर है और यूं कहे तो राजस्थान के कोने कोने में पॉपुलर है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कभी एग्जामिनर खुदा न खास्ता पूछ दे कि ये जो घूमर जो डांस है, घूमर जो नृत्य है, फोक डांस है, इनकी सबसे पहले शुरुआत किस जनजाति के द्वारा किया गया था, तो आप बताएंगे भील जनजाति के महिला ने देवी सरस्वती के पूजा आराधना करने के उद्देश्य से इस नृत्य को शुरू करा था, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखेंगे। लेकिन आजकल जो राजस्थान है वहां पे गणगौर फेस्टिवल जब होता है तो यहाँ पे आपका घूमर नृत्य करा जाता है और ये खास करके मीना समुदाय के महिलाएं इसमें भाग लेते हैं और इस प्रकार से गोल चक्कर में महिलाएं नृत्य करती है और इसमें सिर्फ फीमेल ही नृत्य करती है, कोई पुरुष इसमें भाग नहीं लेते हैं। और आजकल के लिहाज से अगर पूछा जाए कि गणगौर फेस्टिवल में जो घूमर नृत्य होता है उसमें किसकी पूजा होती है, तो शिव पार्वती की बताना। अगर शिव और पार्वती दोनों में से अलग अलग दिया गया है तो पार्वती ही मारिएगा, क्योंकि ये लेडीज प्रधान नृत्य है। एक एक बात को छील के सीखिए। इसके अलावा गारो जनजाति की प्रमुख बांग्ला त्योहार, ये कहाँ पे भाई, मेघालय में। मेघालय की बांग्ला त्योहार आपका जो है प्रसिद्ध है, मेघालय, है ना। इसके अलावा एक बांग्ला महोत्सव इसे ही कहते हैं। मेघालय में मुझे बताना है भाई गारो खासी जयंतिया, ये जरूर ध्यान रखिए, गारो खासी जयंतिया ये आपका जो है जनजाति भी है और पहाड़ का भी नाम है। मेघालय में ही सबसे अधिक बारिश होती है ना। मेघालय में ही आपका नोंगक्रेम फेस्टिवल होता है। मेघालय में ही आपका नोकरेक रिजर्व आरक्षित क्षेत्र है। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, मेघालय में आप बलफक्रम को भी याद रखेंगे, बलफक्रम इस प्रकार से नाम है भाई, बलफक्रम। तो मैंने इसे कैसे याद रखने के लिए बताया है कि रावण का लाडला मेघनाद, है ना, मेघनाद के पास क्या था, बल भी था और पराक्रम भी था, एक अच्छा बेटा भी था, एक अच्छा योद्धा भी था। लेकिन पिता की आज्ञा मानने के चलते ही इन्होंने जो है मतलब गलत का साथ दिया, है ना भाई, है ना। तो बल पराक्रम दोनों थे मेघनाद के पास, इसीलिए इसे बलफक्रम आप याद रख सकते हैं, है ना, कि वहां है मेघालय में। इनके अलावा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलकर। ये पूछने वाली बात ही नहीं है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, ये आज से नहीं, है ना, हमने 2000 साल पहले से पढ़ते आए हैं। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे आने वाले शिफ्ट के लिए, तो अनंत संयम साहब, इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा लोकसभा में सबसे अधिक दिन तक अध्यक्ष रहने वाले बलराम जाखड़ साहब, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। भारत में लोकसभा का गठन 1952 में हुआ था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी, इस प्रकार से प्रश्न पूछे तो 1952 बताना है। वर्तमान में आपके 17वीं लोकसभा चल रही है 2019 से 2024 में पीएम की इलेक्शन होने वाली है, ठीक है। इसके अलावा लोकसभा में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो मीरा कुमार जो है लेडीज है, महिला है और ये जगजीवन राम साहब जो है उनके रिलेटिव है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो हमारा प्रश्न है, एनिमल फार्म के लेखक कौन है। एनिमल फार्म जो है ये आपका जॉर्ज ऑरविले, और एक इसी फॉर्म में आने वाले एग्जाम में आपको कंप्यूटर मॉनिटर पे चमकेंगे, है ना भाई, कि ये जो है लियो टॉल्स्टॉय की कौन सी पुस्तक है। मैंने जब आपको जॉर्ज ऑरविले को एग्जाम में आते देखा, तब तक लियो टॉल्स्टॉय को एग्जाम में आते हुए देखा है ना। तो युद्ध और शांति ये आपका लियो टॉल्स्टॉय का है। मील का पत्थर ये भी आपका लियो टॉल्स्टॉय का है। अन्ना कैरोलिना ये भी आपके लियो टॉल्स्टॉय के हैं। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, लियो टॉल्स्टॉय के पुस्तक आने वाले शिफ्ट के लिए, क्योंकि जॉर्ज ऑरविले साहब पधार चुके हैं एनिमल फार्म को लेकर, है ना भाई। इसके अलावा ओलिवर ट्विस्ट, ए टेल ऑफ टू सिटीज, ये चार्ल्स डिकेंस की पुस्तक है, इन्हें ध्यान रखें। इनके अलावा द रूम ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला, ये रस्किन बॉन्ड साहब की पुस्तक है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जैसे अभी आपने यहाँ पे एनिमल फार्म देखा, इसी प्रकार से एक फिनिक्स फार्म है, ठीक है। फिनिक्स फार्म कोई पुस्तक नहीं है, एक संस्था है। तो फिनिक्स फार्म का स्थापना किसने किया था, तो आप लोग बताओगे गांधी जी ने किया था, ठीक है, गांधी जी ने। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा अगला जो हमारा बाल विवाह एक्ट के तहत बाल विवाह को कब खत्म किया
गया, या फिर यूं कहे कि इस कानून को कब लागू किया गया, तो 2007 में किया गया था। ये रिपीट किया हुआ प्रश्न है, बताया हूं। ठीक है भाई। बाल विवाह निषेध अधिनियम जो तरोताजा हुआ था 2006 में, 2007 में इस नियम को लागू करवाया गया। बाल विवाह का जो कानून है ये बहुत ही पुराना है, थोड़ा सा बैक में चलते हैं, है ना। सर्वप्रथम बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में आया, है ना। इस अधिनियम के तहत लड़की की शादी की उम्र 15 वर्ष रखी गई थी और लड़कों की शादी की उम्र 18 वर्ष रखी गई थी। बाद में 1978 में इस अधिनियम में संशोधन किए गए, है ना, अमेंडमेंट हुई और लड़कियों की उम्र 15 से बढ़ाकर 18 किया गया। तो आने वाले दिनों में कभी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई किस ईस्वी में लड़कियों की शादी की उम्र सीमा 15 से बढ़ा के 18 किया गया, तो आपको बताना है जी 1978 में। 1978 में किसकी सरकार होगी? अगर कोई बच्चा मुझे ये बता पाए कि किसकी सरकार होगी इंडिया में, तो मैं जो है उनको लड्डू खिलाऊंगा, कुछ नहीं खिलाऊंगा, पढ़ो, है ना। तो 1978 में किसका सरकार था भाई, है ना, जनता पार्टी की सरकार। क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे सरकार को झेला आपने 1975-77 के बीच में कई दफा, और सबसे पहले 1977 में जो है गैर कांग्रेसी पीएम बने थे मोरारजी देसाई साहब। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो 75 से 18 हो गए, 15 से 18 माफ कीजिएगा। तथा इस वर्तमान में लड़कियों की जो शादी की उम्र है ना, ये तो लेटेस्ट चेंज किए होंगे तो पता ही होगा, 18 से 21 कर दिया गया है। इसके अलावा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया? तो 1856 में आया। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से जो संबंधित रहे, ये कौन रहे भाई? समाज सुधारक थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर रहे। अगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऑप्शन में नहीं है, महादेव गोविंद रानाडे है, तो इन्हें भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये भी जो है 1861 में एक संस्था बनाए थे अपने, है ना, जिसमें विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने भी जिक्र करा है, सपोर्ट करते थे। इसके अलावा दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम कहां पर कराई गई? अब भाई साहब पहला तो दिल्ली में हो गया, तो दूसरा कहां से हो गया भैया? तो दूसरा आपका महाराष्ट्र में हुआ था, पुणे के अंदर हुआ था, और विजेता महाराष्ट्र ही रहा था। ठीक है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और जो लेटेस्ट वाला आपका 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम है, ये आपका भैया भोपाल में हुआ है। भोपाल तो नाम के लिए है, एमपी लिख दियो, है ना, एमपी के 8 शहर लिख दियो। विजेता महाराष्ट्र को बना दियो, उप विजेता हरियाणा को, और तीसरा स्थान मेजबान एमपी को दे दियो। ये आपका जो हो गया है मतलब 2023 वाला खेलो इंडिया यूथ गेम, यानी जो 5वां संस्करण है, इसकी डाटा। इसके अलावा एडवोकेट संरक्षण बिल किस राज्य ने पास किया? बताया हूं, करंट अफेयर भी बताते हैं भाई हम, है ना। तो ये राजस्थान है ना। आपका एडवोकेट संरक्षण बिल प्रैक्टिस सेट में बताया हूं, जो बच्चे पीडीएफ खरीद रहे एक बार मिला ले, कभी ना कभी, मतलब आज ही मिला ले भाई, है ना। तो ये आपका एडवोकेट संरक्षण बिल अधिवक्ता को धमकाने, डराने या उसकी संपत्ति को नुकसान करने से संबंधित प्रोटेक्शन हेतु राजस्थान सरकार ने अधिवक्ता संरक्षण विधेयक पेश किया है। इसमें अभी अमेंडमेंट भी किया गया है 2023 के अंदर। ठीक है भाई। इसके अलावा ये क्या आता है कि मान लीजिए आप बड़े ही बहुत बड़े भाई, मतलब भाई हैं, मतलब जैसे पिक्चर वगैरह में आप देखते हैं ना, मिल तो मेरे को बाहर मिल 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 बताता हूँ, तो उधर ही ना वकील को आंख दिखाते हो, मतलब भाई लोग, तो वो डर के मारे ना अपनी जो भी आने लगता है वो रुक जाता है। तो इस चीज से प्रोटेक्शन देने के लिए एडवोकेट संरक्षण बिल जो है वहां पे लाया गया। और भी कई सारे कारण है, तोड़ फोड़, डराना, धमकाना, है ना। इसके अलावा राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल है ना, ये भी पास किया। राइट टू हेल्थ बिल, स्वास्थ्य का अधिकार। ठीक है, जैसे आपने केंद्र में सूचना का अधिकार प्राप्त है जी आपको 2005 से। विधि का शासन वर्ड किसके द्वारा दिया गया? देखिए ये संविधान में नहीं पूछा था कि ये संविधान में कहां से लिया गया, ये पूछा गया था कि ये जो शब्द है ना विधि का शासन, ये शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? सर्वप्रथम किसने दिया था? जैसे आपको मैं बता दूं कि जो विटामिन शब्द है, ये सबसे पहले फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो उसी प्रकार से ये पूछ रहा है कि ये शब्द किसने दिया था? तो ये शब्द डयासी ने दिया था, डयासी ने, है ना। डयासी ऑप्शन में होगा। विधि का शासन प्रक्रिया, लड़की ने बताया था भी, जो अच्छे क्वेश्चन दिए हैं सोनी जी, इन्होंने बताया कि भाई था भी ये ऑप्शन। विधि का शासन प्रक्रिया सबसे पहले ब्रिटेन में शुरू हुआ, और ब्रिटेन से ही हमने जो है विधि का शासन प्रक्रिया अपना लिए हैं अपने संविधान के अंदर। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दिस इज वीवीआई पॉइंट, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया
गया है तो जापान से, और विधि का शासन कहां से लिया गया है तो ब्रिटेन से। ठीक है, तो ये दोनों चीज अलग अलग है ना, तो ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है और संघ की व्यवस्था जो है ये कनाडा से लिया गया है। कंकरेंट लिस्ट जो है ये आपका हमारा जो समवर्ती सूची है ये हमारा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखें। इसके अलावा 15वीं शताब्दी में सत्रिय नृत्य किसने शुरू किया था? एक बच्चा 5वां शताब्दी बोल रहा है, तो भाई अगर 5वें शताब्दी की बात होगी ना तो किसी वंश वगैरह के पास जाएगा ये क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे हमें 15वीं क्वेश्चन ये क्योंकि पहले भी पूछा गया है तो 15वीं पूछा गया होगा, तो श्रीमंत शंकर देव के द्वारा जो है स्टार्ट करा गया था। सत्रिय नृत्य जो है ये असम की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में है अब, लेकिन 2000 से पहले ये शास्त्रीय नृत्य नहीं था। इसे 2000 में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस की दर्जा दी गई थी। मैंने आपको बता भी दिया था कि भाई शास्त्रीय नृत्य की दर्जा जो है संगीत नाटक अकादमी ही देगा। और जो संगीत नाटक अकादमी 2023 पुरस्कार है ये काफी पूछे जा रहे हैं, भले मुझे इस शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं प्राप्त हुआ है लेकिन पूछे गए होंगे जैसा मुझे लग रहा है। सत्रिय नृत्य को शुरू करने का श्रेय शंकर देव वैष्णव संत को दिया गया, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगर इसी नृत्य के बारे में पूछे किस आंदोलन से है तो आप बताइएगा भक्ति आंदोलन से है। इनके प्रमुख जो आपके हैं तो जो जतीन गोस्वामी साहब है या फिर जो भी बरबयान सर्वनाम होता है, बरबयान है ना, बोरबयान है, ये जो सरनेम है ये आपके सत्रिय नृत्य में आ जाते हैं जी। इनके अलावा मैंने आपको शास्त्रीय नृत्य की पकड़ने की ट्रिक बता दिया है कि महाराज सरनेम रहेगा तो तबला बजाइएगा या फिर कथक में जाइएगा। रेड्डी सरनेम रहे तो आपको कुचिपुड़ी जाना है, आंध्र प्रदेश जाना है। सिंह सरनेम रहे या फिर झावेरी सरनेम रहे तो ये आपको मणिपुर जाना है, भाई मणिपुरी नृत्य के पास जाना है। महापात्रा सरनेम रहे तो आपको जी उड़ीसा के पास जाना है ना। तो ये सब कुछ सरनेम है ना। प्रसिद्ध फिल्म शोले के डायरेक्टर कौन है? एक तो बच्चे शोले की डायरेक्टर बोल रहे हैं, दूसरे बच्चे म्यूजिक डायरेक्टर बोल रहे हैं, दोनों में थोड़ी सी तो फर्क होती है दादा, है ना। तो देखिए शोले फिल्म की डायरेक्टर जो है ये रमेश सिप्पी साहब है। रमेश सिप्पी साहब की मुस्कान मुझे बहुत ही पसंद है ना। ऐसा लगेगा कि हंस भी रहे तो थोड़ा सा जो है एकदम न ज्यादा न कम, एकदम बैलेंस हंसते हैं। मैंने कई बार जो फिल्म शो होते हैं आईफा अवार्ड वगैरह वो अगर यूट्यूब पे रहती है चाहे कहीं से देखते हैं तो उसमें ये भी बैठे रहते हैं, तो इनकी हंसी काफी जो है ज्यादा शोर भरी नहीं होती है, बड़ी अच्छी होती है ना। तो रमेश सिप्पी साहब इनके डायरेक्टर हैं। इस फिल्म के में जो आपका गीत के है ना ये डायरेक्टरी राहुल देव बर्मन भी किया, और मुझे पक्का विश्वास है कि राहुल देव बर्मन वाला ही पूछा होगा, क्योंकि पंचम दा को बहुत पूछा जाता है और पंचम दा राहुल देव बर्मन को ही कहा जाता है। इनके जन्म जो है पश्चिम बंगाल में हुए थे। और एक आपका बप्पी लहरी का भी जन्म आपका जो है पश्चिम बंगाल में भी हुआ था। तो यही दोनों को जो है पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। इनके अलावा सर्वश्रेष्ठ ऑफ इंडियन सोसाइटी के लेखक कौन है? ये नहीं होगा। सर्वश्रेष्ठ ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक पूछा गया होगा। आपने बच्चा जैसे ही लिखा वैसे मैं भी लिखा हूं ताकि बच्चे को भी समझ में आए, है ना। इसके अलावा माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ को लेके ये तो लेखक है महात्मा गांधी। इनके संस्थापक होंगे जी गोपाल कृष्ण गोखले साहब, बताए हैं। ये सर्वश्रेष्ठ ऑफ भारतीय सेवक समाज की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है। गदर आंदोलन की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को लाला हरदयाल ने किया है। 1923 में स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू दोनों मिलके किए हैं, है ना। तो ये सब कुछ बात है। 1904 में अभिनव भारत की स्थापना बीडी सावरकर साहब ने किए हैं। तो ये सब बात जो है आपको ध्यान रखना है। तो इनका आंसर अगर ऊपर वाला है तो ये अलग अलग क्वेश्चन होंगे मेरे ख्याल में, है ना। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी है। अब इतना ही पे क्यों रुकना, भी यंग इंडिया हो जाएगा महात्मा गांधी का, हरिजन हो जाएगा महात्मा गांधी का, इंडियन ओपिनियन हो जाएगा महात्मा गांधी का, है ना, हिंद स्वराज हो जाएगा महात्मा गांधी का। तो ये सब ध्यान रखेंगे महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे भाई? तो आप लोग के ऊपर ये क्वेश्चन उधार रहा कि इनके गुरु कौन थे, है ना। ये इनके गुरु कौन थे आप लोग बताएंगे। वो बोलते हैं ना गोदी में लड़का शहर में ढिंढोरा, ऐसा कर दिया हूं तो इनका आंसर बताइएगा। महात्मा गांधी के जो है गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के गांधी इराद में थे तो आपको दर्शन करा ही दिया हूं कई दफा, फिर भी एक बार ले चलता हूं जो बच्चे नए जुड़े हैं, क्योंकि नए बच्चे रोजाना 1000 तो जुड़ ही जाते हैं, है ना। आप लोग
इतने प्यार दे रहे हो भाई, इसके लिए तो इतनी बिजी शेड्यूल में भी मैं टाइम तो निकाल ही लेता हूँ, है ना। तो ये देखिए, ये आपका महात्मा गांधी 1893 में अफ्रीका गए थे, 1915 में 9 जनवरी को लौटे थे। हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, और अगर आजकल कोई कहे कि ये कैसे मनाते हैं तो बोलिएगा बाइनियल मनाते हैं। बाइनियल मतलब 2 साल में एक बार मनाते हैं। पहले हम सालाना मनाते थे, है ना, बाद में इसमें संशोधन किया गया, अब 2 साल में एक बार मनाते हैं। अभी हमारा 2023 में जो है इंदौर में इसका जो है जलसा रखा गया था, और वहां पे गुयाना के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट में आए थे। अब 2025 में इसके जलसा रखे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा लौटने के बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह करते हैं, जो पहला सत्याग्रह होता है इंडिया लौटने के बाद। इसके अलावा 1918 में खेरा सत्याग्रह गुजरात, फिर 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह गुजरात, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, 1931 में गांधी इरविन समझौता करना, 1932 में गांधी अंबेडकर समझौता करना, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की जो है लीड करना। ये सब गांधी जी के कुछ प्रमुख कृत्यों में से है, किताब बता ही दिया था। अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में इन्होंने एक नेटाल कांग्रेस की स्थापना करी, है ना, जो काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, हल्के में ना ले भाई बात को, है ना भाई। इसके अलावा आपसे पूछा गया है विजय स्तंभ कहाँ है। अब देखिए, जिस दिन मैंने आपको फतेहपुर सिकरी बता रहा था, फतेहपुर सिकरी बता रहा था, जिस दिन आपसे पूछा गया था कि ये जो मुगलों के द्वारा बसाया गया पहला सुनियोजित शहर कौन सा है, भाई साहब उसी दिन बता दिया था, क्योंकि पता है ये आएंगे लौट के, कर्म किया गया कर्म लौट के आएगा जरूर, इसीलिए कर्म सोच समझ के करे भाई। तो विजय स्तंभ कहाँ है भाई, तो ये चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में। राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया है। यह अलाउद्दीन खिलजी पर जब राजपूतों की विजय हुई थी तो उसके उपरांत में बनाए गए थे, और ये जो है अलाउद्दीन खिलजी तो 1440 ईस्वी होगा इसका, ठीक है। ये 1440 ईस्वी होगा, उस समय ये बनवाए गए थे, जो चित्तौड़गढ़ में है, और राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है, ये जो पद्मावत पिक्चर आपने देखा होगा, है ना, महाराणा रतन सिंह, है ना, तो उनकी हार हो जाती है, ठीक है भाई। तो ये बात भी ध्यान रखें। तो यहाँ पे आप राजपूत की विजय समझ के वहां भी जिता नहीं दीजिएगा, तो एक एक बात ध्यान रखना है भाई। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के पास ही मलिक काफूर थे, और मलिक काफूर जो है ट्रांसजेंडर था। इसके अलावा इनका गुलाम भी था। दक्षिण विजय के लिए मलिक कुफर को ही भेजा था। इसके अलावा बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने ही जो है आपका रखा था। इसके अलावा सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा जो हमारा अगला प्रश्न है, जीडीपी क्या होता है, ये आपसे पूछ लिया एग्जामिनर ने। अब भाई जीडीपी क्या होता है, किसी भी देश के एक वित्तीय वर्ष में, या फिर एक कहें कि एक साल में, अब हमारे इंडिया में है ना, एक जो है आपका अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक की जो है आपका मान लीजिए 1 ईस्वी है, ये 2 ईस्वी है ना, तो अगले साल के 31 मार्च तक जो है फाइनेंशियल ईयर चलती है। लेकिन आरबीआई की फाइनेंशियल ईयर अलग थी, है ना, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब तो मर्ज करने की बात हो गई, है ना। तो इसके अलावा जो है आपका किसी भी देश में एक साल में, है ना, जो पैदा होने वाली सभी समान, यहाँ पे समान लिखे भाई, समाज नहीं, समान और सेवाओं, सेवा मतलब जो आप जैसे मतलब आप जॉब कर रहे हैं तो भाई आप सेवा दे रहे हो ना, आप दुकान कर रहे हो सेवा दे रहे हो, आप जो है अस्पताल में नर्सों सेवा दे रहे हो, तो जो ये सेवा है इनकी जो मौद्रिक मूल्य होगी, है ना, तो मौद्रिक मूल्य के रूप में जो मूल्य आता है उसे जीडीपी कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि इस जीडीपी में से नेट जीडीपी हम कैसे निकालेंगे, एनडीपी कैसे निकालेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो जब जीडीपी में से आप मूल्य ह्रास को घटा देते हैं, डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं, तो आपको जो है नेट जीडीपी निकलता है। इसी प्रकार से मैंने आपको जीएनपी बता दिया है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बताए थे आपको भैया, है ना, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जीडीपी जो है इसमें जो है विदेश से प्राप्ति आय को आप जोड़ देते हैं, और विदेशियों के द्वारा देश में कमाए गए धन को घटा देते हैं, और जो रकम प्राप्त होती है वो आपका जीएनपी हो जाता है। तो जीएनपी वाला सूत्र जरूर याद रखें, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस, है ना, देसी बंदा द्वारा विदेशों में कमाया गया है, राम सऊदी अरब में जाके कमा रहा है तो जोड़ देंगे, और सैम उड़ीसा में आके कमा रहा है तो सैम चूंकि इंग्लैंड का है तो घटा देंगे। तो ये सूत्र जरूर याद रखें। इनके अलावा ग्रेफिन किस तत्व से संबंधित, भाई ग्राफीन जो है ये कार्बन के अपरूप है, मैंने आपको बताया है ना, ग्राफीन फुलेरिन ग्रेफाइट और आपका
हीरा, कोयला, ये सभी के सभी कार्बन के ही भाई भतीजे हैं, ठीक है। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, अपरूप है ये, है ना। इसके अलावा बम्स्ट फुलेरिन इस प्रकार से भी एक होता है ना। तो ये भी आपका जो है कार्बन के ही है ना। तो ये ग्रेफाइट जो है कार्बन से संबंधित हो जाएंगे। फुलेरिन भी कार्बन के ही अपरूप है। कार्बन के जो प्रमुख अपरूप है ये हम हीरा और ग्रेफाइट पढ़ लेते हैं, बाद बाकी को छोड़ देते हैं, तो आपको छोड़ना नहीं है ना। आपको जो है जानकारी पुख्ता रखनी है जी, है ना, ताकि ये अंदर पूछे तो सट से गोली दाग देना है ना। तो ये आपका अपरूप है। प्रकृति में सबसे कठोर होता है आपका हीरा। इसके अलावा ग्रेफाइट जो अपरूप है, इसकी और खासियत है जी, ये सुचालक होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि नन मेटल जो है ये आपका बैड कंडक्टर होना चाहिए, लेकिन ये गुड कंडक्टर है जी। कौन जी? ग्रेफाइट। इसके अलावा कानून का नियम किसके द्वारा दिया गया था, आपसे पूछा है भाई। तो कानून का नियम इंग्लिश मैन अंग्रेज के द्वारा दिया गया था, है ना, अंग्रेज के द्वारा दिया गया था। आप लोग बताएंगे गवर्नर का नाम था क्या? अगर गवर्नर का नाम है तो 85 में डफरिन के समय हुआ होगा, है ना, तो डफरिन हो जाएगा। आप लोग बताएंगे गवर्नर का नाम था क्या इसमें, है ना। यह नियम 1885 में लागू कराया गया था। इस नियम के तहत अंग्रेजों ने भारत में प्रत्येक नागरिकों को अंग्रेज के द्वारा बनाए गए कानून को बाध्य करने के मतलब मानने के लिए बाध्य होने के उद्देश्य से लाया गया था। आप समझ रहे हैं ना, मोटे मोटे तो एक ही उद्देश्य था भाई कि राज करो यहाँ। इसके अलावा किस बीमारी में हड्डी की ग्रोथ रुक जाती है? 200 दिन बताया। जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो धूप में रख देते हैं, बच्चे जो है रोते रहते हैं, फिर भी मम्मी जो है ना, ठीक है 10 मिनट और रहने दो, उनको दया आता रहता है, लेकिन क्या करें, क्योंकि उनके पास में मजबूरी है। क्योंकि आप जानते हैं कि सवेरे की धूप में जो है विटामिन डी मिलेगा, और ये विटामिन डी क्या करता है भाई, हड्डी के जो है मजबूती, हड्डी के ग्रोथ में जो है काफी फायदा देता है ना। इसीलिए विटामिन डी इनको मिलता रहे, इसीलिए छोटे बच्चे को धूप में रोने के लिए छोड़ दिया जाता है। 100 दिन बताए आपको गांव घर में, है ना। शहर में ये प्रोटेक्शन नहीं है, तो शहर में जो है उनके जगह पे दवाई ववाई दे दिया जाता है, ठीक है भाई। ये मतलब ये सुविधा नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं, सुविधा। शहर में सूट तो निकलते ही है, लेकिन उतने जगह नहीं होते, है ना। ये विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होती है ना। जैसे आपने कृष्ण भगवान और सुदामा वाला देखा होगा, तो उसमें कुबरा रहता है, कुबरा, है ना। कृष्ण भगवान के जो बाल सखा में कुबरा भी रहता है ना। तो उसको क्या हुआ होगा, तो ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी हुआ होगा, जिसमें हड्डियों की ग्रोथ रुक गया होगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो ऑस्टियो शब्द है ना, ये अपने आप में किससे संबंधित है, तो हड्डी से संबंधित है। जैसे ऑस्टियोलॉजी मतलब क्या होती है भाई, हड्डियों की अध्ययन, है ना। इसके अलावा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है, मसूड़े से खून आने लगती है। विटामिन सी का समृद्ध रक्त, सभी प्रकार के सिट्रस फल, खट्टे फल, है ना। अब खट्टे फल मतलब अचार भी विटामिन सी का समृद्ध फल मत कर लीजिएगा। इसके अलावा विटामिन ई की कमी से ग्लूकोमा, ट्रकोमा, मोतियाबिंद, रतौंधी, जीरोफ्थेल्मिया, है ना, आंख में से कांची निकलने लगता है। अभी बहुत ज्यादा आई फ्लू हुआ है भाई, हर जगह हो गया है आई फ्लू, है ना। तो ये सब भी जो आंख की बीमारी होती, खैर आई फ्लू तो एक हवा है, ये तो दूसरे चीज कारण से हो रहा है, लेकिन जो आंख की बीमारी होती है, जो परमानेंट रहती है, मतलब अस्थायी तौर वाली बीमारी है ना, ये आपका कैसे होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। आप शरीर में चमक आ गई तो इसमें हम थोड़ी बोलेंगे कि ये विटामिन की कमी से हो रहा है, ये तो क्षणिक है ना भाई, अभी चले जाएंगे, है ना। आप कहीं पत्थर में पैर फोड़ लिए तो किस विटामिन की कमी से फूट गया, ऐसा नहीं है ना भाई। इसके अलावा पश्चिमी घाट से एक प्रश्न आया है, वर्षा को रिलेट करके, बच्चे ने स्पष्ट नहीं लिखा है पश्चिमी घाट के बारे में। सारा डाटा मैंने आपको दे ही दिया है। लंबाई 1600 किलोमीटर, कौन कौन से तट आ जाते हैं, कोकण तट आ जाते हैं, काठियावाड़ी तट आ जाते हैं, कर्नाटक की भूमि आ जाते हैं। इसके अलावा पश्चिमी घाट में, है ना, सबसे ऊंची चोटी जो है आपका पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची अनायमुदी है, जो आपका केरल में है, जो साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी भी है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन नीलगिरी पहाड़ी में होती है। नीलगिरी पहाड़ी में टोडा जनजाति रहती है। टोडा जनजाति का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन है, भैंस को अपना आराध्य देवता मानता है। पश्चिमी घाट में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट का नजारा भी देखने को मिलेगा। पश्चिमी घाट को प्रकृति का हॉट स्पॉट भी कहा जाता है इंडिया लेवल पे। पश्चिमी घाट में जो है वर्षा अरब सागर से प्राप्त होती है, तो ये सभी के सभी बात आपको ध्यान रखना है। और अरब सागर के समीप आपको पश्चिमी घाट मिलेगा, दोनों बात है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाता है भाई, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी गंगा मैदानी क्षेत्र में 2 करोड़ बार बताए हैं, तभी तो आपका खादर और बांगर का जन्म हुआ जी। ये कहाँ से आया खादर और बांगर, 1 लाख बार बताए ना कि ये जो मान लीजिए कि नदी इस साल जो है 2019 है आपका, 2019 में ऐसा नदी बह रहा है, ठीक है। अब अगली साल भाई देखिए, किताबी भाषा में जाओगे ना, समझ में नहीं आए कोई फायदा नहीं किताबी भाषा, अगर जो समझ में आएगा वही सबसे अच्छा भाषा है, ठीक है। अब देखिए, अब 2020 में आया, अब ये नदी जो है यहाँ से इतना दूर छोड़ दिया, अब यहाँ से इतना लपेट लिया, तो ये वाला जो क्षेत्र हो गया, ये वाला जो आपका क्षेत्र जो बहुत ज्यादा मैं डार्क कर रहा हूँ, इसमें क्या हुआ, ये नया साल मतलब 2020 में कोई भी मिनरल्स वगैरह जो नदी बहा के लाते हैं नहीं आ पाया,
तो इसे पुराना मान लेंगे, तो ये ओल्ड हो गया। अब ये जो ओल्ड हो गया तो इसे हम कहते हैं जी बांगर, और ये जो नया वाला यहाँ पे आ गया है इसे हम जी कहते हैं खादर। तो ये कहाँ मिलेगा? गंगा मैदानी क्षेत्र या उत्तरी भारत में, जहाँ पे गंगा अपना डेल्टा मतलब मैदान बना पाता है। ठीक है। इसके अलावा काली मिट्टी यह प्रायद्वीपीय भारत में हर जगह मिलेगी, एमपी महाराष्ट्र में मिलेगी, कपास की खेती होती है। रेगुड़ी मिट्टी कहा जाता है, ब्लैक चेरनोजम कहा जाता है। क्रॉस वर्ड इडियम पूछा है, इसका मतलब होता है दुश्मनी मोल लेना, है ना। बीच में आपको कोई टोका भी नहीं, बीच में जाके जो है किसी दो आदमी की झगड़ा हो रही, कुछ ऐसा बात बोल देना कि झगड़ा उधर से हट के आपके ऊपर आ जाए, तो ये बहस मोल ले लेना, दुश्मनी मोल ले लेना, ये क्रॉस वर्ड का मीनिंग हो सकता है। कट नो आइस मतलब क्या होता है? कट नो आइस मतलब क्या होता है? आपने कहीं पे इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यूअर को आपने जो है मतलब इस पे जो है इफेक्ट नहीं डाल पाए, प्रभावित नहीं कर पाए, है ना, तो इसे बोलते हैं कट नो आइस, कोई छाप नहीं छोड़ना। इसके अलावा चीप का एंटोनिम पूछा भाई, चीपली और सस्ता दिखाओ सर एक, है ना, तो ये क्या होता है? सस्ता। चीप का उल्टा करेंगे तो कॉस्टली हो जाएगा। चीप का और भी मीनिंग है, चीप का मतलब नीच भी होता है, नीच आदमी होता है ना, है ना, वो भी होता है चीप का मतलब। इसके अलावा AFC चैंपियनशिप में किस शतरंज ने ग्रैंड मास्टर बने? अब देखिए ऑप्शन में कौस्तम चटर्जी दिया था, है ना, तो कौस्तम चटर्जी तो एक से अधिक जगह जो है काम किए भाई। अच्छा, तो ये भी क्वेश्चन आपका मेरे हिसाब से क्लियर नहीं है। और ये AFC कौन से साल वाला जरा बताएंगे तो मैं इसको बता पाऊंगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, और जिनको भी हमारा पेड PDF बाय करना है 25 रुपये के अंदर, 25 रुपये के अंदर आपको 57 मेरे क्लास की नोट मिलेंगे, जहां से ये क्वेश्चन की 80% जो है आपका क्वेश्चन छप रहे हैं, और आने वाले 2-3 साल एग्जाम में छपते ही रहेंगे। नो डाउट भाई, है ना। आप CPO दो, CHSL दो, CGL दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने TCS के उस हिसाब से जो है आपको बनाया है, पूरे TCS के हिसाब से बनाया। हालांकि मैं इसके बाद आपको दिल्ली पुलिस और GD के लिए सीरीज लाने को जरूर सोचूंगा, है ना। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। तो अगर आपने इच्छा दिखाना है, ये PDF लेना है, तो आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जी, आप क्लिक करके व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई देंगे। अब वहीं पे PDF आपको मिलेगी। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 11 सितंबर 2023 और आज जो है आपका MTS का एग्ज़ाम था। थर्ड शिफ्ट की भी एग्ज़ाम समाप्त हो गई है। तो थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में GK GS करंट अफेयर तथा अंग्रेजी के जो भी वर्ड पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊँगा, जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में सीधे कंप्यूटर के मॉनिटर पर चमकेंगे और आप आंसर टिक करके सही आएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। थर्ड शिफ्ट में देखिए क्या कुछ प्रश्न पूछे गए थे। ये सभी के सभी प्रश्न जो है अतुल जी हमें टेलीग्राम पे भेजी हैं। कुछ बच्चियां हैं जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेजे हैं, है ना, तो उन सभी का धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल 2023 किस राज्य में आयोजित कराए गए? देखिए आज जो प्रश्न पूछे हैं जिसमें मुझे 24 प्रश्न प्राप्त हुआ है, उसमें से 22 प्रश्न मैंने आपको बताया है ना। जो बच्चे मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं इस बातों की अनुभव करेंगे, जो नए जुड़े हैं उनको उतना अनुभव नहीं आएगा, ठीक है। और ये अगर कोई 5 दिन पहले भी जुड़ा है तो 12 से 15 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ऐसा मैं नहीं बोलता कि सारे मैं पढ़ाऊंगा तभी आएगा। कुछ 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक दिन भी तैयारी किया है वो भी मार देगा। तो ईजी भी आए हैं, तो शिफ्ट थोड़ा ईजी रहा है। तो इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल 2023 ये पटनायक बाबा यानी कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में कराए गए थे। साइफ चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे हुआ है? तो ये बंगलुरु में हुआ है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एशियाई जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2023 ये आपका ओमान में हुआ है और इसका विजेता भारत रहा है और उपविजेता रहा है अपना पाकिस्तान। इसके अलावा एशियाई जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023 ये हुआ तो है जापान में, विजेता है भारत और उपविजेता है कोरिया। तो ये एक फैक्ट जो है मोती की तरह है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा हॉकी वर्ल्ड कप जो मेन वाला होता है ये 2023 में उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम और बिरसा मुंडा स्टेडियम ये 2 स्टेडियम में कराए गए। जहां पे आपका बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां पे है? राउरकेला उड़ीसा में है और कलिंगा भुवनेश्वर उड़ीसा में है। उसमें विजेता कौन रहे थे? तो जर्मनी और उपविजेता कौन रहे थे? तो बेल्जियम। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे हॉकी वर्ल्ड कप से भी। इसके अलावा ICC वर्ल्ड कप 2023 अक्टूबर माह में होगी, ये आपके भारत में होंगे। 37वां राष्ट्रीय खेल ये गोवा राज्य में होगी और 38वां राष्ट्रीय खेल आपका उत्तराखंड में होगा और 36वां राष्ट्रीय खेल आपका गुजरात में पिछले साल यानी 2022 में हो गए, जहां पे सर्विसेज टीम जो है विजेता रहा था। अगला प्रश्न पूछा गया था,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है? भैया बुझा हुआ चूना कहा जाता है। मैंने दिवाली का मतलब याद रखने के लिए दिवाली का उदाहरण भी दिया था कि पहले जब हमारे पहले ज़माने में जब पक्का का घर नहीं हुआ करता था तो हम लोग दीपावली में चूना ला के घर को चुनटते थे, पोतते थे, जिससे लाइट आती थी, है ना। तो हमने पानी में, है ना, कली चूना को मिलाते थे और इससे हमें जो नीचे बैठा हुआ मलबा प्राप्त होता था इस कंटेनर के नीचे, ये हमारा बुझा हुआ चूना था और इस प्रोसेस में बाल्टी गर्म हो जाती थी। तो मैंने आपको समीकरण के माध्यम से भी समझाया था, यहाँ फिर समझाऊंगा। कैल्शियम ऑक्साइड को जिंदा चूना कहा जाता है, CaO को जो है जिंदा चूना या कली चूना कहा जाता है। जब कली चूना को जल से प्रतिक्रिया कराई जाती है तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। यही दीपावली वाला उदाहरण। आप पानी में जिंदा चूना को डाल दीजिए, पानी जो है गर्म हो जाएगा, यानी इस प्रोसेस में आपका हीट उत्पन्न होगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का हॉल्टवाइस आपको जो है अवशेष के रूप में प्राप्त होंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर कहा जाता है। CaCO3 जो है इसका सूत्र होता है, इसे मार्बल या संगमरमर कहिए। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। MgOH का हॉल्टवाइस ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। जिसको अम्लता का शिकायत होता है पेट में तो डॉक्टर इस कंपोजिशन वाली दवाई को सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा कहा जाता है। NaHCO3 इसका सूत्र होता है। इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट को धोने वाला सोडा कहा जाता है, इसका सूत्र आपका होता है Na2CO3 होता है और फिर 10H2O लिखना बहुत ज़रूरी है इसके साथ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके अलावा कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। NaOH होता है हाइड्रोक्साइड, है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा को कहते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? एक भी क्वेश्चन बिना पढ़ाया नहीं है। 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। बंगाल के नवाब, है ना, इसके अलावा अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और आपका मुगल बादशाह की संयुक्त सेना, एक तरफ से त्रिगुटी सेना और दूसरी तरफ से जो है अंग्रेज की सेना। और अंग्रेज के तरफ से कौन लड़ रहे थे? तो हेक्टर मुनरो। फिर भी किसकी विजय हुई? तो हेक्टर मुनरो को, क्योंकि उसके पास आधुनिक हथियार था। इसके अलावा इसी युद्ध के बाद 1765 में आपका एक इलाहाबाद की संधि होती है, जिसके तहत अंग्रेजों को कई सारे स्टेट जैसे बिहार, उड़ीसा इत्यादि की दीवानी प्राप्त हो जाती है। अब दीवानी क्या होती है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दीवानी क्या होता है। जैसे गांव घर में आपने बटाईदार एक सुना होगा, उस खेत में क्या होता है, जो बटाई खेती करता है तो इसमें आधा मालिक का होता है, जैसा भी जहाँ भाव है, अभी तो फिलहाल मेरे यहाँ आधा है, आधा मालिक का है जिसका खेत है और आधा जो लगान लगा के खेती करता है। लेकिन अगर दीवानी प्राप्त हो गया तो यहाँ की जो टैक्स वगैरह मिलेंगे ये उन्हीं को जाएगा, अंग्रेज को। तो इस प्रकार से दीवानी प्राप्त हो गया था। इसके अलावा पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था, जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। अगर आपसे कोई कभी पूछे कि बंगाल का वास्तविक नवाब जो है कौन थे, तो भाई सिराजुद्दौला। ये कभी भी अंग्रेज के अंडर रह के काम नहीं किया था, ये स्वतंत्र शासक थे। इसके अलावा अच्छा एक चीज़ और बताना जरूरी है, जो इलाहाबाद की संधि हुई है तो आपको ऐसा न लग जाए कि मुनरो के बीच में हुआ था, ऐसा कतई नहीं है, है ना। क्लाइव और आपका अंग्रेज, क्लाइव तो अंग्रेजी था, क्लाइव और आपका जो है ये जो मुगल बादशाह उस समय का, तो इनके साथ हुआ था। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला हमारा प्रश्न है कि 2011 जनगणना के अनुसार दूसरी सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? मुझे पता है एग्जामिनर जब थक जाता है पहला पूछना और लास्ट पूछना तो दूसरा और सेकंड लास्ट पूछ लेता है, इसीलिए मैं हमेशा आपको जो जनगणना है वो ग्राफिकल मोड में ही आपको पढ़ाया है, ताकि आपको एक से अधिक चीज़ याद रह पाए। अगर भारत में समग्र लिंगानुपात की बात करें तो 943 है, वहीं शहरी क्षेत्र में 929 है और ग्रामीण क्षेत्र में 949 है। तो बात आती है जब सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों की, तो ये आपका केरल हो जाता है और दूसरा सबसे अधिक लिंगानुपात तमिलनाडु में है। ये इस क्वेश्चन के राइट आंसर थे। इसके अलावा सबसे कम लिंगानुपात की बात करेंगे तो हरियाणा, दूसरा सबसे कम लिंगानुपात जम्मू कश्मीर का था, लेकिन फिलहाल यहाँ की मामला बदल गई है क्योंकि ये अब केंद्र शासित प्रदेश बन गई है। इसके अलावा जनगणना 2011 में सबसे अधिक सेक्स रेशियो अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो आपका पुदुचेरी का हो जाएगा। लिटरेसी रेट में अगर हम बात करें तो सबसे अधिक केरल की होगी और यूटी में लिटरेसी रेट की बात करें तो सबसे अधिक जो है ये आपका लक्षद्वीप का होगा। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। अगर ओवरऑल सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहे तो दिल्ली में होगा, केंद्र
शासित प्रदेश में भी कहे तो दिल्ली में होगा, और राज्य में अगर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व डेंसिटी की बात करें तो बिहार में होगा। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे भैया मेरे। इसके अलावा लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था? सब दिन बताते आए, 21 सांस में 6 आदमी को, लता एम सुब्बालक्ष्मी, रविशंकर साहब, लता मंगेशकर, भीमसेन जोशी और बिस्मिल्लाह खां और भूपेन हजारिका। तो ये 6 ही कैरेक्टर हैं जो संगीत के क्षेत्र में आपका भारत रत्न अचीव कर चुके हैं। तो लता दीदी को 2001 में दिया गया था। लता दीदी को स्वर कोकिला भी कहा जाता है। लता दीदी का पहला जो प्लेबैक सिंगिंग के रूप में गीत रिकॉर्ड किए गए थे ये मराठी भाषा में थे, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के प्रथम विजेता नरेंद्र मोदी साहब है। जो मेरे अंदर है सारा पिटारा खोल दूंगा, है ना भैया, उस कुर्सी तक जाना है आपको। 2001 में शहनाई के प्रसिद्ध वादक बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न दिया गया था। बिस्मिल्लाह खान बिहार के डुमरांव के रहने वाले थे, ये बात भी ध्यान रखेंगे, शहनाई प्ले करते थे। भारत रत्न सबसे पहले कर्नाटक संगीत के मशहूर गायिका एम सुब्बालक्ष्मी जी को दिया गया था 1998 में। इसके अलावा पंडित रविशंकर साहब को 99 में। पंडित रविशंकर साहब ही है कि भारत के लिए 1968 में पहली बार ग्रैमी अवार्ड जीता वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए। इसके अलावा पंडित रविशंकर साहब सितार प्ले करते थे। 2009 में पंडित भीमसेन जोशी जी को दिया गया जो किराना घराना से संबंधित है और कर्नाटक राज्य से बिलोंग करते हैं। 2019 में भूपेन हजारिका साहब को दिया गया। भूपेन हजारिका साहब के नाम पे ही इंडिया में नदी के ऊपर सबसे बड़ी पुल ढोला सादिया ब्रिज, जिसे भूपेन हजारिका ब्रिज भी कहा जाता है। इसके अलावा भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था। प्रथम विजेता हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और सेकंड राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इन्हीं के जन्म पे 5 सितंबर को हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, तो इनको दिया गया था। इनके एक पुस्तक है हिंदू क्यू ऑफ लाइफ, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। भारत सरकार की सबसे ऊंची अवार्ड है जो एक साथ अधिकतम मैक्सिमम 3 आदमी को ही दिया जा सकता है एक बार में, और नोबेल पुरस्कार की भी सेम कहानी है कि एक साथ एक क्षेत्र में अधिकतम 3 ही आदमी को दिया जा सकता है। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी की कौन सी बुक है? ऑप्शन में माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ दिया गया था, जो महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी में गांधी युग में जो है आपको हर दिन ले गया, आज भी ले गया था एक बार, तो फिलहाल मैं यहाँ नहीं ले जाऊंगा, टाइम किल करना होगा। हिंद स्वराज, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये महात्मा गांधी जी के अमर कीर्ति में से है। गांधी जी की गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ये मैंने आपको कमेंट के माध्यम से मतलब आंसर देने के लिए कहा था, बहुत सारे बच्चों ने दिया है, बहुत सारे बच्चे ने, उनका धन्यवाद। भारतीय सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने ही किया था, जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना अफ्रीका में गांधी जी ने किया था। टॉल्स्टाई फार्म तथा फिनिक्स फार्म, ये दोनों से जुड़े रहे थे आपका कौन? गांधी जी, अफ्रीका के अंदर, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, अहमदाबाद आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, डांडी मार्च, ये सभी के सभी गांधी जी से संबंधित है। ईस्वी की बात करेंगे तो असहयोग आंदोलन आपका 1920 में हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हो जाएगा, खेरा सत्याग्रह 1918 में हो जाएगा, अहमदाबाद आंदोलन ये भी 1918 में हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हो जाएगा, दांडी मार्च 1930 में हो जाएगा, और 1948 में गांधी जी जो है स्वर्ग सिधार हो गए थे, शहीद हो गए थे नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो दोस्तों ये सब ध्यान रखेंगे। गांधी जी आपको फ्री में सिर्फ पैसा पे नहीं है, आपको एग्जाम में भी नंबर देता है, और गांधी जी से आज 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देखेंगे आगे। कपास के उत्पादन में भारत का दूसरा सर्वाधिक प्रोड्यूस करने वाला स्टेट कौन सा है? तो पहला तो आपका गुजरात है, एकाधिकार है। महाराष्ट्र दूसरा स्टेट है आपके कपास प्रोड्यूस करने में। अगर तीसरा स्टेट कभी खुदा न खास्ते पूछ दिया तो आप आंध्र प्रदेश को मारना आंसर, ठीक है भाई। इसके अलावा कपास किस मिट्टी की फसल है? तो आपको बताना है काली मिट्टी की फसल है। काली मिट्टी को हम क्या कहते हैं? रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, या फिर इसे हम ब्लैक चेरनोजम कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक चेरनोजम भी कहा जाता है काली मिट्टी को, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कोई कहे कि ये काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो आपको बताना है जी बेसाल्ट चट्टान जो होते हैं उनके जब क्षरण हो जाते हैं तो काली मिट्टी का निर्माण हो जाता है। इस मिट्टी में ह्यूमस वगैरह पाए जाते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा है डी गुकेश का संबंध किस खेल से है? भैया सभी जानते हैं डी गुकेश को 2019 में कोहराम मचा दिए थे इन्होंने शतरंज के दुनिया में, तो ये शतरंज से संबंधित है। इन्होंने 2018 अंडर 12 एशियाई शतरंज चैंपियनशिप में एक साथ 5 गोल्ड जीते थे, जो रिकॉर्ड है इनके नाम। इसके अलावा अभिमन्यु मिश्रा से पहले ये भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर थे। अभिमन्यु मिश्रा इनको जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया, उन्होंने 12 वर्ष 4 महीना 25 दिन में ही अभिमन्यु मिश्रा जो है ग्रैंड मास्टर बन गए। और जो आपका डी गुकेश साहब थे ये 12 वर्ष और 7 महीने में आपका जो है ग्रैंड मास्टर बने थे, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अभिमन्यु मिश्रा जो है भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। इनके अलावा
भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन है? तो विश्वनाथ आनंद साहब है। ये वही विश्वनाथ आनंद साहब है जिनको पहली बार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, उस समय राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, तो 1992 में दिया गया था। विश्वनाथ आनंद साहब की किताब भी आपसे पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा। तो मैंड मास्टर जो है ये आपका विश्वनाथ आनंद जी की पुस्तक है, तो याद रखने के लिए काफ़ी ईजी है। पहला ग्रैंड मास्टर का किताब है मैंड मास्टर। इसके अलावा अनुच्छेद 49 का संबंध किससे है? सब दिन बताते आए हैं भाई, जो DPSP है, जो आपका ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स हैं उनको जरूर ध्यान रखें, जैसे 243 है, 19 है, 51 है ना। और DPSP के जो आर्टिकल हैं इनको जरूर ध्यान रखें, आपको काम आएगी। मैंने आर्टिकल पे एक नहीं दो वीडियो बना दिया है, एक समग्र आर्टिकल और एक जो है ग्रुप ऑफ आर्टिकल पे, तो आपका काम हो जाता है आगे का, है ना, आगे एग्जाम के लिए भी, है ना। जो बच्चे सिर्फ एग्जाम के समय ही पढ़ते हैं, समझ जाइए उससे रिजल्ट जो है बहुत ज़्यादा दूर है। जो बच्चे मतलब एकदम कंसंट्रेटली एफर्ट लगाते हैं कि भाई एग्जाम नहीं है तो क्या हुआ, पढ़ना मुझे उसी ढंग से है जैसे कल एग्जाम है, तो वो बच्चे सफल होने से उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि माता सरस्वती के घर में किसी की जो है परिश्रम का फल जो है नगारा नहीं गया आज तक, जैसा कि मैं देखते आ रहा हूँ और अपने इस निजी लाइफ में भी मैं इस चीज़ को फील किया हूँ, है ना। मेरी उम्र मात्र 32 साल की है, लेकिन मैंने बहुत जो है, ये मैं आपको क्या बयां करूँ, जाने दीजिए, हटाइए ये सब बात, है ना। भारत की संविधान के भाग 4 में नीति सिद्धांत का वर्णन किया गया है, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसमें 3 प्रकार की व्यवस्था की गई है, कैटेगराइज किया गया है, गांधीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था और उदारवादी व्यवस्था। ये तीनों पे ध्यान जरा रखेंगे। कभी कभी पूछता है कि निम्न में से DPSP में किस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था नहीं की गई है, एक ऑप्शन नेहरूवन दे देते हैं। इसके अलावा नीति सिद्धांत जो है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में वर्णित है। कुछ आर्टिकल को देखेंगे, आर्टिकल 40 जो है ये ग्राम पंचायत से संबंधित है, 44 समान नागरिक संहिता से है, अनुच्छेद 48 जो है पर्यावरण के संरक्षण, और इसी में एक पार्ट बना दिया गया जिसमें गो हत्या या फिर कोई भी दुधारू मवेशी की हत्या निषेध बताया गया। अनुच्छेद 50 जो है ये कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है। अगर कार्यपालिका से न्यायपालिका किसी देश में अलग नहीं रहे तो समझ जाइए सरकार होते हुए भी वहाँ अराजकता का माहौल रहेगा, क्योंकि भाई ये दोनों जो है एकाधिक अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। टांग खींचने वाला तो कोई चाहिए ना। मान लीजिए सरकार भी आपका और न्यायपालिका भी आपका, तो आपका आदमी कोई क्राइम करेगा तो आप सजे नहीं दोगे, इसीलिए दोनों अलग है। इसके अलावा अनुच्छेद 51 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 51 के ए जो है ये आपका मौलिक कर्तव्य है, जिसे 1976 में ऐड किया गया था, जो वर्तमान में 11 प्रकार के हैं और भाग 4 के ए में रखा गया है, रसिया के संविधान से लिया गया है और 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा ऐड किया गया था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 में किस देश और किस स्टेडियम में खेला गया? मैं बता रखा हूँ प्रैक्टिस सेट में दोनों 19-21 और 21-23 वाला और 25 वाला होगा, वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है कहाँ होगा, लेकिन 25 वाला होगा, 25 में होंगे, ठीक है। तो ये ओवल इंग्लैंड में हुआ है, विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है, उपविजेता भारत रहा है। हम भारत जो है दोनों बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे, लेकिन हम जीत नहीं पाए, ठीक है। तो ये जो लेटेस्ट वाला हुआ है यहाँ पे विजेता ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता भारत रहा है। जो पहला वाला ये दूसरा संस्करण था विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का, अगर 19 वाला पूछा गया होगा तो इंग्लैंड हो जाएगा आंसर। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो है फाइनल मैच खेला गया था, जिसमें न्यूजीलैंड पहले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के विनर बने थे और दूसरा बना है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जो ICC की सभी इंटरनेशनल वाली चैंपियन जो ट्रॉफी हैं उनको जीत लिया है, जैसे ICC वर्ल्ड कप, ICC T20 वर्ल्ड कप, ICC टेस्ट मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो ये तीनों जीतने वाले एकमात्र हैं आपका कौन? ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा जो फाइनल मैच हुआ था 2021-23 में ओवल में हुआ था, ओवल में हुआ था, तो यहाँ पे 209 रन से जो है ऑस्ट्रेलिया जीत गया था। और मेरे ख्याल में 444 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया, है ना, और हम पीछा नहीं कर पाए थे, ठीक है। इसके अलावा इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच जो रहा था ये रहा था ट्रेविस हेड। ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं, नाम से ये स्पष्ट है। इसके अलावा सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी के युग से फिर एक क्वेश्चन आ गए हैं। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन आपको 1930, 1931 और 1932 में कराए गए थे। तीनों कहाँ पे कराए गए थे? तो इंग्लैंड में कराए गए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर साहब थे, जिसे संविधान का शिल्पकार या संविधान निर्माता कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो ये आपका तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप बताइएगा। रैमजे मैकडोनाल्ड था। यही रैमजे मैकडोनाल्ड है जो 1932 में भारतीयों पर यानी गांधी जी और अंबेडकर साहब को कन्वेंस करने के लिए जो मैकडोनाल्ड का पंचाट जो है सांप्रदायिक पंचाट थोपे थे, लेकिन इसको जो है नकार दिए थे हमारे राजनेता भीमराव अंबेडकर साहब और आपका जो है गांधी जी, है ना। तभी इसी के बाद आपका पूना पैक्ट होता है 1932 में, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, सांप्रदायिक पंचाट जो है रैमजे मैकडोनाल्ड से संबंधित है। इसके अलावा कलबेलिया लोक नृत्य
किस राज्य की है, कोई पूछने की बात है, राजस्थान की है। इसे गुलाबों और सपेरा का नृत्य कहा जाता है। राजस्थान का अन्य नृत्य में आएंगे तो घूमर, कलबेलिया, चंग, कठपुतली, अग्नि, अग्नि नृत्य भी है, फोक डांस है राजस्थान का, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा राजस्थान के आकर्षण में आ जाएंगे तो क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो गुरु शिखर पर्वत मिलेगा जो राजस्थान की टॉप पिक है, सबसे हाईएस्ट चोटी है और अपने आप में ये अरावली पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत जो है ये दुनिया में सबसे लंबी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, माफ कीजिएगा, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। थार मरुस्थल जो इंडिया की सबसे बड़ी मरुस्थल है, ये आपको राजस्थान में ही देखने को मिलेगा। इसका कुछ पार्ट पाकिस्तानी इलाके में तक जो है छू जाती है ना। इसके अलावा जो विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थल है ये आपका सहारा है जो उत्तरी अफ्रीका में है, और एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल जो है ये मंगोलिया में है ना। गोबी नाम है इसका, और इसके कुछ पार्ट चाइना में भी आते हैं, तो ये बात ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा आपको हवा महल मिलेगा, उदयपुर का झील मिलेगा, जयपुर शहर मिलेगा, ये सब कहाँ मिलेगा आपको, राजस्थान में मिलेगा। विजय स्तंभ है, ये आपका राणा कुंभा ने बनवाया था। विजय स्तंभ राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था, जब राजपूत को विजय होती है 1440 में अलाउद्दीन खिलजी पर, तब बनवाए थे, ठीक है भाई। इसके अलावा पहली बार लोकसभा का इलेक्शन कब हुआ था पूछा गया है, आज ही बताए थे, 1951-52 में हुआ था। अभी हमारा 17वीं लोकसभा चल रहा है, 2019-2024 में जो अगले साल है पीएम की इलेक्शन होंगी। लोकसभा भारतीय सदन की निम्न सदन होती है, इसमें एंट्री के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष रखा गया है, और राज्यसभा में 30 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल परमानेंट होता है, तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सिरपुर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, ये आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया है। तो सिरपुर महोत्सव आपका छत्तीसगढ़ में किया जाता है, बता रखे हैं। सिरपुर हो, सैला हो, कर्मा हो, बस्तर दशहरा हो, ये सभी के सभी आपके छत्तीसगढ़ के जो है प्रमुख महोत्सव और नृत्य में से है। तो छत्तीसगढ़ के अन्य त्यौहार की बात करें तो आपका सैला हो जाएगा, कर्मा हो जाएगा, राउत नाचा, पंडवानी, बस्तर दशहरा, ये सभी के सभी आपके छत्तीसगढ़ के प्रमुख आकर्षण बिंदु है। इसके अलावा पंडवानी की प्रमुख गायिका कौन है, सुश्री तीजन बाई हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा छत्तीसगढ़ 2000 ईस्वी में मध्य प्रदेश से कटकर अलग हुआ था, उसी के साथ झारखंड बिहार से और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से। ध्यान रहे उत्तराखंड पहले नहीं बना था, पहले उत्तरांचल बना था, बाद में इसके संविधान संशोधन के द्वारा इसका नाम चेंज कर दिया गया, उत्तरांचल से उत्तराखंड बना दिया गया। इसके अलावा फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ये आपसे पूछ लिया है किसी ने, एग्जामिनर ने पूछा और क्या नहीं। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, यह किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या उपयोग किए गए उत्पादन के सभी कारकों की मूल्य है। जैसे एक साबुन है, तो इस साबुन को पहले तो रॉ मटेरियल लाया होगा, फिर इस पे मजदूरी वगैरह लगे होंगे, फिर जो भी इस पे कॉस्ट आएगा ना अंतिम उत्पाद, इसे फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। इसके अलावा मूल कीमत क्या होती है, कारक लागत, यानी फैक्टर कॉस्ट में जब उत्पादन कर, यानी आप इस पे जो टैक्स लगाएंगे सरकार, इसको जोड़ के उत्पादन सब्सिडी, यानी जो उत्पादन करने पे सब्सिडी मिलेगा, रिटर्न मिलेगा उस प्रोड्यूसर को, तो ऐसे चीज़ को हम मूल कीमत कहते हैं। भैया एक एक बात समझ लेना। मान लीजिए यहाँ आपने एक फैक्ट्री लगाया, एक साबुन बनाया, तो एक साबुन बनाया तो फैक्टर का लागत तो ये हो गया, जो भी इस पे लागत लगी, चाहे तो श्रम लागत लगी हो या फिर रॉ मटेरियल में लगी हो। इसके अलावा जो सरकार आपको टैक्स इंपोज करेगा, इसको जोड़ देना है, और सरकार जो आप पे रहम दिखाएंगे, कुछ आपको छूट देगा, उसको घटा देना है, तो आपका हो जाएगा मूल कीमत। बाजार मूल्य क्या होता है कि मूल मूल्य, अब ये मूल मूल्य, अब जो सूत्र है यहाँ पे ऐड कर दीजिए, जो मूल मूल्य होता है उस पर उत्पाद कर जोड़ दिया जाता है, और माइनस उत्पादन सब्सिडी अगर कर दिया जाए तो आपका क्या होता है ना, ये हो जाएगा आपका बाजार मूल्य। भाई एक बार तो वो जो बनाया उस पर टैक्स लगाया, अब बेचेंगे तो उस पर भी टैक्स लगाता है ना, आपको लिखा रहता है ना मैक्सिमम रिटेल प्राइस, है ना। टैक्स आप भरते हो या अप्रत्यक्ष टैक्स होता है, जो आप भरते तो आप हो, लेकिन जमा कौन करता है, वो उत्पादन का मालिक। इसके अलावा बाजार मूल्य साधन लागत प्लस अशुद्ध प्रत्यक्ष कर भी होता है, इसके दूसरे लैंग्वेज में अगर आपको इसको डिफाइन करेंगे तो। इसके अलावा आपसे पूछा गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में एंट्री सबसे पहले किस राज्य में होती है, तो भैया केरला में होती है, ये कोई पूछने की बात ही नहीं है। भारत में मानसून की आगमन जून के प्रथम सप्ताह में होती है, जिसे मानसून प्रफुष्टन का काल कहा जाता है। ये बात भी ध्यान रखेंगे, 5 से 7 जून के बीच में आ जाता है, वैसे ज़रूरी नहीं है, 10 तक भी आते हैं, कभी कभी और भी लेट होती है, कभी कभी पहले भी आ जाती है, क्योंकि जब पर्यावरण को हम लोग संतुलन नहीं रखेंगे तो यही सब होगा, है ना। पर्यावरण संतुलन नहीं रहने का मतलब आज आप महासागर में देखिए इतने प्लास्टिक हैं कि मछलियों का रहना मुश्किल हो गया है। केरल में आम्र वर्षा तथा केरल के आदि के आसपास के क्षेत्र में चेरी ब्लॉसम नामक वर्षा होती है, जो मानसून से पहले की वर्षा है। और काल बैसाखी एक वर्षा होती है जो बंगाल में आती है, बंगाल के साथ साथ झारखंड, बिहार और उड़ीसा को भी प्रभावित करती है, जो दुखदाई जो है तेज बारिश के साथ तूफान आती है। जबकि चेरी ब्लॉसम और जो आपका माफ़ कीजिएगा दोस्तों, बहुत सर्दी हुई है,
चेरी ब्लॉसम और आम्र वर्षा जो है ये आपका फ़ायदे वाला है, ये आपको आम को पकाने में मदद करता है। इसके अलावा और जो चेरी ब्लॉसम है वो कॉफ़ी की फसल के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा ठंडी की महीना में पंजाब हरियाणा या फिर यूँ कहे कि जो आपका ये वाली पार्ट है इंडिया का यानी पश्चिम उत्तर है ना, तो यहाँ पे जो वर्षा होती है ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और ये पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होती है, तो भूमध्य सागर से। जो रबी के फसल यानी मसूर ना जो भी गेहूँ वगैरह हैं इनके लिए लाभदायी सिद्ध होती है। भारत में वर्षा का अधिकांश भाग अरब सागर से आता है, लगभग 60%, और 40% जो है आपका बंगाल के खाड़ी से आता है। इसके अलावा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों हिंद महासागर में स्थित है। और इसके अलावा एक अंडमान सागर भी है, वो भी हिंद महासागर का ही पार्ट है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक आपसे पूछा गया था कि दक्षिणी चीन सागर ये किसके पार्ट है, तो चीन सागर जो है प्रशांत महासागर के पार्ट है। इसके अलावा भूमध्य सागर किसके पार्ट है, तो आप कहिएगा अटलांटिक महासागर के पार्ट है। जहाँ अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है वहीं बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। विश्व में सबसे अधिक वर्षा आपका मासिन राम में होती है, जहाँ कहाँ पे है, मेघालय में। मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया पर्वतमाला भी है और जनजाति भी है। इसके अलावा गांधी जयंती से रिलेट करके एक प्रश्न पूछा गया था, किसी संघ को रिलेट किया गया था, इसकी लैंग्वेज में पढ़ नहीं पाया तो बताएंगे कि ये क्वेश्चन क्या था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया जाता है, ये बात मैं आपको बता दूं। मुझे जैसा लग रहा है कि अगर संघ को रिलेट किया है, अगर मेरी एक्सपीरियंस सही है तो आप लोग बताएंगे कि भाई ये क्वेश्चन यही था क्या, कि भाई किस संघ के द्वारा, तो आपको यूएनओ के द्वारा मनाया जाता है। यूएनओ के महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में डिक्लेयर किया है। आज मैं फिर बता दूं कि जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है ना, उसका अधिकांश भाग जो है आपका यूएनओ के महासभा के द्वारा ही किया जाता है। तो ये तो कॉमन सेंस से भी मार सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्लियर नहीं है मेरे पास, तो बताइएगा कि यही पूछा था क्या कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यूएनओ था क्या ऑप्शन में। इसके अलावा अमरबल बेल्ली का संबंध किस नृत्य से है, भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम में भी कई शैली होते हैं, पंडानलूर शैली, बजाबूर शैली, तो पंडाबनूर शैली का जो है ये मजे हुए नृत्यांगना थी आपका अमरबल बेल्ली। इसके अलावा आपसे थिक एंड थीन पूछ लिया गया है, इसका मतलब होता है सुख और दुख। ये दो भाई हैं जीवन के दो पहलू, दुख को भी वेलकम कीजिए और सुख जब आएगा तो खुद ही वेलकम करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है भैया, तो ये सुख और दुख होता है आपका थिक एंड थीन का। इसके अलावा आपको जियोपार्डी पूछा गया है, जियोपार्डी का मतलब खतरा से होता है, नीरस से होता है। इसके अलावा डिसहेबल्ड का सिनोनिम पूछा गया है, तो डिसहेबल्ड का मतलब होता है अस्त व्यस्त, हेल्टर स्केल्टर का मीनिंग देता है, अनटीडी भी हो जाएगा। इसके अलावा अस्थि मज्जा के निर्माण में कौन भाग लेते हैं, या तो ऐसा प्रश्न पूछा है, या फिर अस्थि मज्जा के रिपेयरिंग, अस्थि मज्जा से किसकी निर्माण होती है ऐसा पूछा है, या फिर अस्थि मज्जा के रिपेयरिंग में किस कोशिका का प्रयोग होता है ऐसा प्रश्न पूछा है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन तो हमेशा क्लियर नहीं रहेगा ना, स्टूडेंट को पूरा याद नहीं रह पाता है भाई, है ना। तो अगर अस्थि मज्जा से क्या निर्मित होती है तो आप बताएंगे ब्लड सेल, जैसे आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता है, अस्थि मज्जा से। इसके अलावा अस्थि मज्जा जब रिपेयर किया जाता है, अस्थि मज्जा को अपने आप में खुद को रिपेयर करते हैं तो स्टेम सेल से भी कर सकते हैं, तो आप लोग बताएंगे कि क्या था ऑप्शन में। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होती है, इसका जो आपका जीवन काल है 20 से 120 दिन है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो फाइनेंस कंपनी का उदाहरण है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे हैं। माइक्रो फाइनेंस से आज तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए, तो आरबीआई जो है इसके रेगुलेटिंग बॉडी है। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस जो बैंक है ये एक्ट 1956 के तहत आया था, ऑप्शन नहीं है तो क्या बताऊं कि कौन सा होगा। इसके अलावा कुछ उदाहरण रख लिया हूं, बताइएगा कि इस उदाहरण से था क्या। माइक्रो फाइनेंस बैंक को स्थापित करने का श्रेय जो है ये आपका बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के फाउंडर मोहम्मद यूनिस को दिया जाता है। मोहम्मद यूनिस को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, बहुत ही उच्च हस्ती है, बांग्लादेश से है। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस बैंक के कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जैसे बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसके अलावा बीएसएम माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, कैशपुर माइक्रो क्रेडिट, दिशा माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड, इक्विटास माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो है आपका माइक्रो फाइनेंस बैंक के उदाहरण है। तो दोस्तों ये थे आज के थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए देखिए, आप लोग कहते हैं कि पेड पीडीएफ कौन सा है, फ्री कौन सा है, तो पेड जो है हमारा 57 सीरीज है, और मैं कोई भी सीरीज भविष्य में लाऊंगा, है ना, जो मुझे लगता है कि मैं उस पर काफ़ी मेहनत करके आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलवाऊंगा, वो भी 50% नहीं जी, 60% नहीं, 80% से एबव क्वेश्चन, है ना भाई, तभी मैं पीडीएफ जो है पेड रखूंगा। जैसे 57 सीरीज है, आगामी आप 2 साल में कोई भी एग्जाम देंगे आने वाले समय में, वहाँ पर भी ये काम करेगा। इसकी कॉस्ट 25 रुपये है, 25 रुपये में आपको 57 क्लास का हमारा नोट मिलेगा, 10 से अधिक आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ मिल जाएंगे, और लेटेस्ट एनालिसिस जैसे सीजीएल का हुआ, सीएचएसएल का हुआ और एमटीएस की जो चल रही है, ये सभी आपके मुफ्त में मिल जाते हैं इतने 57 के साथ। ठीक है, तो जो पेड में है उनको तो मिलता ही है, जिनको सिर्फ एनालिसिस का ही पीडीएफ चाहिए उनको कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, रात को वहीं पर जो है आपको जो भी एनालिसिस होंगे एग्जाम की उसकी पीडीएफ दे दी जाती है। जय हिंद दोस्तों।